आप बैठे तो कैसे हैं जी आप? ठीक है, आप खैरियत से हैं? अच्छा, अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप? ठीक है। वज़ीर ख़जाना की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस का सहाफ़ियों की जानिब से बाइकआउट किया जा रहा है और सहाफ़ी वॉकआउट कर गए। इसी वाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चीफ रिपोर्टर सनाउल्लाह खान। सनाउल्लाह, बताइए क्या तफसीलात हैं, क्यों एहतजाज किया जा रहा है सहाफ़ियों की जानिब से? देखिए, जिस दिन बजट पेश किया जाता है उस दिन FBR में फाइनेंस बिल के हवाले, टैक्सेस के हवाले से गुज़श्ता 30 साल से ये रिवायत है, ब्रीफिंग दी जाती है, क्योंकि वो टेक्निकल चीजें होती हैं, उसमें लास्ट इश्यूज होते हैं। लेकिन पहली दफा हुआ है कि FBR ने जानबूझकर प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो है वो अटेंड कराने के बावजूद उसको डेफर किया और जानबूझकर अब इस पर सहाफियों ने जो है एहतजाजन वॉकआउट किया है और उन्होंने 30 साल की रिवायत तोड़ने पर इस पर जो है अपने नाराजगी का इजहार किया है। जी तो सनाउल्लाह, इस वक्त क्या सूरत हाल है? वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की जानिब से सहाफ़ियों को मनाने की कोशिश नहीं की गई? जी, वफाकी सेक्रेटरी जो खजाना है उस्ताद साहब वो बाहर आए हैं सहाफियों के पास और वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको कन्विंस करें, लेकिन सूरत हाल अभी उनके कंट्रोल में नहीं है और सहाफी किसी सूरत भी जो है वापस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए तैयार नहीं है। सहाफ़ियों का क्या कहना है, सीनियर सहाफ़ियों का खास तौर पर इस पर क्या कहना है? सर, उनका मौक़िफ़ यही है कि जानबूझकर जो है टैक्सों के जो मामला है उनको छुपाने की कोशिश की गई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही सूरत हाल होती है कि 2-4 सवाल लेने के बाद लोगों के जो क्वेश्चन होते हैं या मीडिया जो खबर रिपोर्ट करता है वो उसी वक्त उसमें करेक्ट इंफॉर्मेशन होती है। जब उनको एक टेक्निकल ब्रीफिंग जो हर साल दी जाती थी वो दे दी जाए तो बहुत सारे सवालात जो हैं वो हल हो जाते हैं। तो अब इस पर एक डिबेट जारी है, बातचीत मुज़ाकरात चल रहे हैं, देखें क्या होता है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कुछ कहा है सहाफ़ियों से इस मामले पर? सर, वो अपनी जो प्लानिंग कमीशन का हाल है प्रेस कॉन्फ्रेंस का वहाँ पर मौजूद है। बाहर सेक्रेटरी खजाना और जो डायरेक्टर जनरल मीडिया है वजारत खजाना के वो साथियों से जो है मुज़ाकरात कर रहे हैं। अच्छा सनाउल्लाह, FBR के बजट पर तकनीकी जो ब्रीफिंग दी जाती है उनकी जानिब से वो नहीं दी गई, इस वजह से एहतजाज किया जा रहा है ये सहाफ़ियों की जानिब से? जी बिल्कुल, बजट के दिन ही शाम को बजट की तकरीर जो शुरू होती है उसी के साथ ये टेक्निकल ब्रीफिंग शुरू हो जाती है और वो FBR हेडक्वार्टर में होती है। लेकिन ये पहली दफा हुआ है शायद 30 साल में कि वो ब्रीफिंग नहीं दी गई जानबूझकर। अच्छा सनाउल्लाह, ये भी बताएगा वफाकी वज़ीर ख़जाना तो मौजूद है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, क्या चेयरमैन FBR भी मौजूद है? जी, चेयरमैन FBR भी राशिद लंगरियाल भी मौजूद हैं और वो भी साथियों से बातचीत करने के लिए नहीं आए। साथियों का ये डिमांड है कि वो खुद आए और इस पर माजरत करें, जिसके बाद हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा सकते हैं। अच्छा सनाउल्लाह, FBR के बजट पर तकनीकी ब्रीफिंग न देने की कोई ठोस वजह बताई गई है? देखिए, बुनियादी तौर पर चीजों को छुपाया जाता है क्योंकि जो बजट स्पीच होती है उसमें बहुत सारी चीजों को स्किप कर दिया जाता है, खासकर जो नए टैक्सेस लगाए जाते हैं। जिस तरह आज जो कुछ खबरें छपी हैं कि 2000 अरब रुपए के करीब जो है एडिशनल रेवेन्यू मैयर हैं, जिस सोलर है और बहुत सारी चीजें हैं जो अभी तक रिपोर्ट नहीं हो सकी हैं, जिसमें कस्टम ड्यूटी के हवाले से बहुत सारी चीजें हैं। इसके अलावा जो इनकम टैक्स के जो अहकाम को पावर्स दी गई है उसके हवाले से, इसके अलावा फाइनेंस बिल में कुछ कवानीन शामिल किए गए हैं, वो कवानीन क्या है। तो ये तमाम चीजें इस पर इबाम है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो इबाम इधर इस वक्त दूर नहीं हो सकते। अच्छा सनाउल्लाह, ये बताइएगा कि क्या वज़ीर ख़जाना इस वक्त भी हॉल में मौजूद है? जी, वज़ीर ख़जाना अपनी सीट पर उधर ही मौजूद है और साथ ही जो है प्लानिंग कमीशन की जो इमारत है उसके बाहर मौजूद है। सनाउल्लाह, ये भी बताएगा चेयरमैन FBR इस वक्त मौजूद हैं या वो रवाना हो चुके हैं? चेयरमैन FBR की प्लानिंग का हाल है जहाँ पर ब्रीफिंग हो रही है, वहाँ पर जो है होम मिनिस्टर जो वज़ीर ख़जाना है उनके हमरा मौजूद हैं। सेक्रेटरी खजाना जो है वो मुज़ाकरात कर रहे हैं मीडिया के साथ। अच्छा सनाउल्लाह, ये बताएगा इस वक्त सहाफ़ी बाहर जा चुके हैं, क्या कहना है सहाफ़ियों का? वहाँ पर भी एहतजाज किया जा रहा है सहाफ़ियों की जानिब से? जी, सहाफ़ी हाल में मौजूद नहीं है, हाल में सिर्फ जो सरकारी मुलाजमीन मौजूद हैं वो मौजूद हैं।
मीडिया के जितने लोग हैं वो बाहर आ चुके हैं और वो किसी सूरत जो है ब्रीफिंग अटेंड करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन सनाउल्लाह ये चीज क्यों समझ नहीं आ रही चेयरमैन एफबीआर को, वजारत खजाना को, कि अब ये वो दौर नहीं है कि जिसमें चीजें छुपाई जा सकें, चीजें सामने आ जाती हैं। देखिए बहुत सारी चीजें जो है ना टाइम की बात होती है। अगर जिस दिन बजट आ रहा है उसी दिन अगर वो चीजें बता दी जाए, क्लियर कर दी जाए तो आवाम के लिए बेहतर होता है। अगले दिन वो पुरानी खबर हो जाती है और उसको फिर क्लैरिफाई करना या उसको वो करना वो मुमकिन नहीं रहता। अच्छा सनाउल्लाह ये भी बताइएगा कि चेयरमैन एफबीआर राशिद लंगड़ियाल साहब की जानिब से कुछ बताया गया कि क्यों ब्रीफिंग नहीं दी गई? जी वो अब खुद बातचीत के लिए बाहर आए हैं तो देखते हैं वो क्या करते हैं। चेयरमैन एफबीआर राशिद लंगड़ियाल साहब बाहर गए हैं और वो भी सहाफ़ियों से मुज़ाकरात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हॉल में लाने की कोशिश की जा रही है उनकी जानिब से भी। इससे कबल सेक्रेटरी ख़जाना को भेजा गया था कि सहाफ़ियों से वो बात करें और सहाफ़ियों को वापस हॉल में लेके आएँ। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की जानिब से आज पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया और इसी सिलसिले में सहाफ़ी भी मौजूद थे, लेकिन सहाफ़ियों की जानिब से एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया क्योंकि एफबीआर की जानिब से बजट पर तकनीकी ब्रीफिंग नहीं दी गई, जिसकी वजह से सहाफ़ियों की जानिब से एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया और सेक्रेटरी खजाना बातचीत करने के लिए पहले सहाफियों के पास गए और अब चेयरमैन एफबीआर राशिद लंगड़ियाल बाहर गए हैं और वो सहाफियों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है। वजीर खजाना पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस से सहाफियों का एहतजाजन वॉकआउट। एफबीआर के बजट पर तकनीकी ब्रीफिंग न देने पर सहाफी सरापा एहतजाज हैं। वफाकी सेक्रेटरी खजाना सहाफियों को मनाने के लिए बाहर गए हैं। वजीर खजाना तन्हा प्लानिंग कमीशन के हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफियों के मुंतजिर हैं। चेयरमैन एफबीआर माजरत करें, एहतजाज करने वाले सहाफियों का ये मुतालबा है। तकनीकी ब्रीफिंग क्यों नहीं दी गई? क्या एफबीआर कुछ छुपाना चाह रहा था, सवालात का सामना नहीं करना चाह रहा था? ये सवालात हैं सहाफियों के। वजीर खजाना की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस से सहाफियों ने एहतजाजन वॉकआउट कर दिया है। एफबीआर के बजट पर तकनीकी ब्रीफिंग न देने पर सहाफी सरापा एहतजाज हैं। वफाकी सेक्रेटरी खजाना सहाफियों को मनाने के लिए बाहर गए हैं। वजीर खजाना तन्हा प्लानिंग कमीशन के हॉल में इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफियों के मुंतजिर हैं। चेयरमैन एफबीआर माजरत करें, एहतजाज करने वाले सहाफियों ने यह मुतालबा किया है। बिल्कुल, वज़ीर ख़जाना की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस से सहाफ़ियों ने एहतजाजन वॉकआउट कर दिया है और वॉकआउट की वजह ये सामने आई है कि एफबीआर ने बजट पर तकनीकी ब्रीफिंग नहीं दी है, जिसकी वजह से सहाफ़ियों की जानिब से एहतजाज रिकॉर्ड कराया जा रहा है। पहले सेक्रेटरी ख़जाना बाहर गए थे, सहाफ़ियों को मनाने की कोशिश की गई थी उनकी जानिब से, फिर हमने देखा कि चेयरमैन एफबीआर राशिद लंगड़ियाल साहब भी बाहर गए थे और अब वो वापस आकर अपनी नशिस्त पर बैठ चुके हैं। और सहाफियों का एहतजाज के दौरान क्या कहना था आपको दोबारा सुनवाते हैं। चलिए जी। जरा जाए मना के लाए ना, नाराज कोई होता है मनाना भी होता है। चेयरमैन एफबीआर राशिद लंगड़ियाल साहब भी बाहर गए, उससे कल सेक्रेटरी ख़जाना भी बाहर गए, उनकी जानिब से भी सहाफ़ियों को मनाने की कोशिश की गई है। एफबीआर की जानिब से बजट पर तकनीकी ब्रीफिंग ना देने पर सहाफ़ी सरापा एहतजाज हैं। वफाकी सेक्रेटरी ख़जाना सहाफ़ियों को मनाने के लिए बाहर गए। वज़ीर ख़जाना तन्हा प्लानिंग कमीशन के हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों के मुंतज़िर रहे और अब चेयरमैन एफबीआर राशिद लंगड़ियाल साहब एक बार फिर वापस आकर अपनी नशिस्त पर बैठ चुके हैं। सीनियर रिपोर्टर्स भी वहाँ पर मौजूद हैं। डॉन न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर सनाउल्लाह खान भी वहाँ पर मौजूद हैं। उनकी जानिब से बताया गया कि एफबीआर की जानिब से तकनीकी ब्रीफिंग दी जाती है, लेकिन इस बार एफबीआर की जानिब से तकनीकी ब्रीफिंग नहीं दी गई, जिसकी वजह से सहाफ़ियों की जानिब से एहतजाज रिकॉर्ड कराया जा रहा है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की जानिब से भी सहाफ़ियों को मनाने की कोशिश की गई, लेकिन सहाफ़ी पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस से वॉकआउट कर गए। सेक्रेटरी ख़जाना को रवाना किया गया सहाफ़ियों को मनाने के लिए, फिर उसके बाद चेयरमैन एफबीआर राशिद लंगड़ियाल साहब खुद बाहर गए, उनकी जानिब से भी सहाफ़ियों को मनाने की कोशिश की जा रही, लेकिन सहाफ़ियों का यह मौक़िफ़ है कि बजट पर तकनीकी ब्रीफिंग नहीं दी गई एफबीआर की जानिब से, जिसकी वजह से वो एहतजाज करने पर मजबूर हैं। 30 साल की रिवायत तोड़ने पर सहाफियों की जानिब से यह एहतजाज किया जा रहा है। सहाफी हुकूमत के रवैये के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस से वॉकआउट कर चुके हैं। वजीर खजाना की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस से सहाफियों का एहतजाजन वॉकआउट। एफबीआर के बजट पर तकनीकी ब्रीफिंग न देने पर सहाफी सरापा एहतजाज है। वफाकी सेक्रेटरी खजाना सहाफियों को मनाने के लिए बाहर गए हैं। वजीर खजाना तन्हा प्लानिंग कमीशन के हॉल में
प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफियों का इंतजार कर रहे हैं। चेयरमैन एफबीआर माजरत करें, एहतजाज करने वाले सहाफियों का यह मुतालबा है। 30 साल की रिवायत तोड़ने पर सहाफियों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। सहाफियों की जानिब से सवाल किया जा रहा है कि तकनीकी ब्रीफिंग क्यों नहीं दी गई, क्या एफबीआर को छुपाना चाह रहा था। सवालात का सामना करना पड़ेगा। आपको बता रहे हैं कि पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इस वक्त वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब हॉल में मौजूद हैं। वजीर खजाना की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस से सहाफियों ने एहतजाजन वॉकआउट कर दिया है। एफबीआर के बजट पर तकनीकी ब्रीफिंग न देने पर सहाफी सरापा एहतजाज हैं। टैक्स रिफॉर्म्स में क्या कर रहे हैं, चेयरमैन एफबीआर यहाँ मौजूद हैं, ये इस पे फर्दर आपको डिटेल्स दे सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी और जो सारी ट्रांसफॉर्मेशन जारी है। इसी तरह जो एनर्जी रिफॉर्म्स है उस पर मैंने बड़ी कल मुफस्सल गुफ्तगू की। प्राइवेटाइजेशन, एसओई रिफॉर्म्स के बारे में बात हुई, पेंशन रिफॉर्म्स के सिलसिले में बात हुई, लेकिन जो कल एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात की गई वॉज अराउंड द टैरिफ रिफॉर्म्स, और मैंने कल उसको ईस्ट एशिया मूवमेंट भी उसको कहा, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वी ऑल अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए, ये दो चीज़ें हैं इस टैरिफ रिफॉर्म्स के सिलसिले में। पहली बात तो ये है कि जो ओवरऑल प्रोटेक्टेड रजीम है उसको चेंज किया जाए। जब प्रोटेक्शन को और वॉल्स ऑफ प्रोटेक्शन आप नीचे लेकर आते हैं तो उसकी इकॉनमी में एक बेहतर रिसोर्स एलोकेशन होती है, उसकी कैपिटल एलोकेशन बेहतर चलती है, उसकी ह्यूमन रिसोर्स एलोकेशन बेहतर चलती है। दिस इज द ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। लेकिन हाउ डज दिस हेल्प द एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, बिकॉज आई थिंक दैट्स वेरी वेरी क्रिटिकल कि ये जो हमने इतनी बड़ी टैरिफ रिफॉर्म की बात की है, और मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री से हूँ, मेरे साथ चेयरमैन एफबीआर बैठे हैं, तो लोग तो हमारे से ये पूछते हैं कि ये तो आपका रेवेन्यू कम हो जाएगा। लेकिन अगर हमने इस मुल्क को एक तरीके से आगे लेकर जाना है और ऑन अ स्ट्रक्चरल बेसिस हमने एक्सपोर्ट लेड डिस्कशन की तरफ जाना है, जो हम बार बार कहते हैं कि वी आर गोइंग टू चेंज फंडामेंटली द डीएनए ऑफ द इकोनॉमी, ताकि जब हम ग्रोथ की तरफ जाएं तो वी डोंट गेट इनटू अ डॉलर सिचुएशन, वी डोंट गेट इनटू अ बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम, so that we can continue to grow at a certain pace which is export led. अब उसमें मैं जो कुछ हम इकदाम हमने उठाए हैं और as part of this discussion we are there, तो मैं उस पर थोड़ी सी डिटेल में जाना चाहता हूँ, क्योंकि हमने देखें ओवरऑल 7000 टैरिफ लाइंस हैं। अब उसमें से आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि 4000 टैरिफ लाइंस में एडिशनल कस्टम ड्यूटी को जीरो कर दिया गया है। उसमें से 2700 जो टैरिफ लाइंस हैं उनमें कस्टम ड्यूटीज को कम किया गया है, और ओवरऑल जो 2000 टैरिफ लाइंस हैं दोज आर डायरेक्टली लिंक्ड विद दोज रॉ मटेरियल्स एंड इंटरमीडिएरी गुड्स, जिसके बेसिस पे एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा पहुंचेगा, क्योंकि उनकी कॉस्ट रिडक्शन होगी, जिससे वो competitive होंगे एंड दे विल बी एबल टू एक्सपोर्ट मोर इंशाल्लाह एज वी गो फॉरवर्ड। ये अब मैं बात कर रहा हूँ ईयर 1 की, और हम इसको बतदरीज इसको लेकर जाएंगे टुवर्ड्स ए मोर देन 4% रिडक्शन इन ओवरऑल टैरिफ रजीम इन पाकिस्तान। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, बिकॉज इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स हम थोड़ा सा हमारे ज़हन से निकल जाता है कि ये कितनी बड़ा रिफॉर्म है जो इन द लास्ट 30 years हैव नॉट बीन डन। तो इसलिए आई थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव दिस इज़ एब्सोल्युटली क्रिटिकल कि इसको समझा जाए कि ये फ्रॉम ए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पर्सपेक्टिव इट्स ए ह्यूज स्टेप फॉरवर्ड, और इंशाल्लाह हम इसको आगे भी लेकर जाएंगे। दूसरा जो मैंने कल जिक्र किया वो जिक्र किया था इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, बिकॉज देखें जो कुछ हमारी फिजिकल स्पेस में अवेलेबिलिटी थी, सैलरी क्लास की बात हुई है। फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव एंड प्राइम मिनिस्टर्स पर्सपेक्टिव हमारी बहुत कोशिश थी कि जितनी हम रिलीफ दे सकें हम दे दें, लेकिन द रियलिटी इज
कि जितनी फिजिकल स्पेस है उसके मुताबिक हम जा सकते हैं, लेकिन आपने सारी उस स्लैब्स की डिस्कशन देखी है। मैं इसीलिए कहता हूं कि ये डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल है कि वेयर डू वी वांट टू टेक द सैलरी क्लास, डिफरेंट स्लैब्स ऑल्सो एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ दैट सैलरी क्लास। इसी तरह मिड साइज कॉर्पोरेट से हम शुरू हुए हैं कि उनका जो सुपर टैक्स है उसकी जो हमने रिडक्शन शुरू की है, इवन इफ इट्स 0.5%, it's an important signal that we have given. Not been lessened. हमारी जो कोशिश है कि इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम किया जाए, वेदर और इस ऑन द बायर साइड, और देखिए ये बायर साइड और सेलर साइड का ये हमने उसको रीएलोकेशन की है ताकि सेलर साइड में तो फिर भी कैपिटल गेन्स आता है, बायर साइड को तो हमें रिलीफ देनी चाहिए, तो उसमें जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम की गई हैं वो बायर साइड पे की गई हैं। इसी तरह जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी को ख़त्म किया गया है उसमें भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम करने की बात की गई है, और हम उस पर नहीं रुके हैं कि अगर किसी को अपना घर बनाना है, ख़ास तौर पे 5 मरले पे और छोटा घर बनाना है, तो उसमें जो मॉर्गेज फाइनेंसिंग वाली जो बात है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज द फिजिकल साइड ऑफ थिंग्स कि हमने टैक्सेशन साइड पे क्या करना है, और उसकी फाइनेंसिंग के लिए जो कल बजट स्पीच में बात की गई कि कितना ये कर्ज मुहैया किया जाएगा, और वो हम स्टेट बैंक के साथ मिलकर इंशाल्लाह उस स्कीम को आगे लॉन्च करने वाले हैं। उसी में आगे फिर मैं बात करूंगा कि एग्रीकल्चर साइड पे, क्योंकि उस पर भी बहुत बात हो रही है। देखिए ये एक स्ट्रक्चरल बेंचमार्क था कि इस साल हमने जो फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड पे टैक्स, एडिशनल टैक्स आयद करना था, दिस वाज अ स्ट्रक्चरल बेंचमार्क, और उसकी वजह सिंपल ये थी कि जितनी एग्जेम्पशन रजीम्स हैं उनको ख़त्म किया जाए। लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत के मुताबिक वी नेगोशिएटेड दैट विद द फंड कि ये अब एडिशनल जो टैक्स लगना था, जो वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल इनपुट्स इनटू एग्रीकल्चर, उस पर ना लगाया जाए। तो सो अगेन दिस इज़ ए स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। उसमें भी फाइनेंसिंग की बात की गई है कि जो एग्रीकल्चर का जो फाइनेंसिंग ग्रोथ है वो हमने कल बजट स्पीच में उसका जिक्र किया, और ख़ास तौर पे जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनके लिए जो कर्ज़ादार दिए जाएंगे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रिटिकल। अब मैं लास्ट चीज़ जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ, और उसके बाद हम आपके जो भी सवालात होंगे उसका इंशाल्लाह टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी उसका जवाब देंगे, कि जो कल भी मैंने बात की थी अराउंड कंप्लायंस एंड इन्फोर्समेंट। देखिए मैंने कल बजट स्पीच में ये कहा था कि पिछले साल जब हम इस वक्त यहाँ बैठे थे तो उस वक्त भी बात ये हो रही थी कि आपने इतने एडिशनल टैक्सेस लगा दिए हैं, इतने एडिशनल मेजर्स लगा दिए हैं, वो हमें लगाने पड़े। और उसकी वजह ये थी कि जब हम बैनुल अक़वामी इदारों से बात कर रहे थे तो वो हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं थे कि इस मुल्क में एक्चुअली इन्फोर्समेंट हो सकती है। लॉज भी हैं, लेजिस्लेशन भी है, टैक्सेस का भी हमने बात की हुई है, लेकिन हम उसको इन्फोर्स नहीं कर पा रहे थे। तो इस साल माली साल में जो हमने इन्फोर्समेंट की है, जो 400 बिलियन से तजावज़ की गई है, तो मैंने कल ये भी जिक्र किया था कि इफ़ यू लुक एट द एडिशनल टैक्सेस जो हमने वसूल करने हैं अगले साल, क्योंकि इस साल हम 10.3 तक इंशाल्लाह टैक्स टू जीडीपी पहुंचेंगे, अगले साल 10.9 तक इंशाल्लाह हम पहुंचेंगे। तो ये जो कैसे पहुंचना है, ये जो 2 ट्रिलियन रुपीस पे जो बात हुई है, उस 2.2 ट्रिलियन रुपीस की जो बात की गई है, उसमें जो एडिशनल टैक्सेस लगाए गए हैं या एडिशनल मेजर्स जो लिए गए हैं वो 312 बिलियन के करीब है। जस्ट थिंक अबाउट इट कि 2 ट्रिलियन रुपए में हमने उसमें ऑटोनमस ग्रोथ है और इन्फोर्समेंट का मेजर है। और मैं इसमें ये बड़ा एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ, क्योंकि नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स लेजिस्लेटिव एजेंडा। तो हम लेजिस्लेचर में जाएंगे, दोनों ऐवानों से बात करेंगे, और अगर उसमें ये जो लेजिस्लेटिव हमें अमेंडमेंट्स चाहिए टू इंश्योर द इन्फोर्समेंट इंशाल्लाह एज वी गो फॉरवर्ड, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज़ होगी
बिकॉज दो ही हमारे पास तरीके हैं कि या इन्फोर्समेंट कर लें, और अगर हम इन्फोर्समेंट नहीं कर पाते तो फिर एडिशनल मेजर्स लेकर आए 400-500 बिलियन के। तो इसलिए जब हम पार्लियामान में जाएंगे, मेरी उनसे यही गुजारिश होगी कि हमें वो इनेबलिंग जो अमेंडमेंट्स चाहिए, जो हमें इनेबलिंग लेजिस्लेशन चाहिए, उसमें आप हमारी मदद करें ताकि हमें एडिशनल मेजर्स ना लेने जाएं, ताकि जो लीकेज है सिस्टम में उसको रोका जा सके और उसके बेसिस पे हम इंशाल्लाह इसको आगे लेके जाएंगे। तो ये मैं कुछ गुजारिशात आपके सामने रखना चाहता था इन एडिशन टू व्हाट आई सेड इन द बजट स्पीच। बस इसके बाद जी हम विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन एंड आंसर्स जी। बहुत शुक्रिया जी। जी जी। नंबर 1, क्या ये पेंशनों के साथ ज्यादती नहीं है? दूसरा मेरा सवाल, साल में पिछले साल में मैंने ये कहा था किसानों के, क्योंकि खुद बहुत बड़े जमींदार हैं, तो किसानों के साथ जो हो रहा है तो आपके उसमें चले आप तो शायद तो ना समझे, उन्होंने तो उधर ही जाना है वापस, क्योंकि ये चीफ सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, फिनांस सेक्रेटरी भी हैं, उसके अलावा इंडस्ट्री प्रोडक्शन के सेक्रेटरी रह चुके हैं। तो मैं 97 में जो वालद साहब जब अंकल थे, मैंने उनके साथ इंडिया गया, तो इंडिया में उस वक्त भी जिम्मेदार थे जो इधर पहले काम करते थे। तो किसानों का मेरा सबसे बड़ा मेजर क्वेश्चन है, किसानों के साथ ये क्यों ज्यादती हो रही है? वो चीनी माफिया को तो आप भी कंट्रोल नहीं करते। अच्छा जी, तो आपने कोई एक सवाल नहीं कई सवाल पूछे हैं, लेकिन आई थिंक इट्स ओके। उसकी मैं पहले एक दो चीज़ें मैं कहूँगा और फिर मैं चेयरमैन FBR और सेक्रेटरी फाइनेंस साहब को कहूँगा कि वो भी इसमें पिच इन करें अपने व्यूज़ के साथ। देखिए, जहाँ तक तनख्वाहों और पेंशन का ताल्लुक है, जैसे डायरेक्ट लिंकेज विद इन्फ्लेशन, और हमने पिछले साल एज यू नो कि हमने कितनी तनख्वाहें बढ़ाई थी, इस साल क्या उसका जिक्र हुआ। इसी तरह पेंशन का भी जो सिलसिला कार है वो डायरेक्टली हमने इन्फ्लेशन के साथ लिंक करना है ना जी, कि जितनी इन्फ्लेशन है उसी को CPI के साथ लिंक करना है। बिकॉज देखें, जो पेंशन रिफॉर्म्स की बात हो रही है, आप तो बात कर रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड, लेकिन जो पेंशन रिफॉर्म्स की मैंने बात की है, जो कई हमारे दोस्त अहबाब कहते हैं कि आपने तो कुछ किया नहीं है, लेकिन उस पेंशन को, लेगेसी पेंशन को भी हमने CPI के साथ लिंक किया। कोई तो बेंचमार्क होना चाहिए ना, कि अगर 7% है, क्यों 7% है, ये 15% क्यों नहीं होनी चाहिए, ये 2% क्यों नहीं होनी चाहिए। लेकिन इफ द हेडलाइन इन्फ्लेशन इज अराउंड 7.5%, आई थिंक इज द राइट थिंग टू डू बोथ एट द सैलरी लेवल, जिनको हमने आगे लेके जाना है, और ख़ास तौर पे जो पेंशनर्स हैं उनको हमने आगे कैसे लेके जाना है। और उसी सिलसिले में जो आपने बात की है एग्रीकल्चर की, देखिए मैं आपको दोबारा ये कहूँगा, और ये मकसद नहीं है कि हम कोई अपनी ऐसी बात करें कि फेडरल गवर्नमेंट का इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट, मैंने कल भी कहा, एग्रीकल्चर हैज़ बीन एंड इंशाल्लाह विल रिमेन इंजन ऑफ ग्रोथ फॉर द इकॉनमी। तो इस दफ़ा जो दो चीज़ें हैं उसमें, एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक, एंड डेयरी एंड लाइफ स्टॉक इज़ अबाउट 60% ऑफ द एग्रीकल्चर GDP, जो आप मेरे से बेहतर जानते हैं। और चूँकि मैं एक ऐसे बैंक से मेरा ताल्लुक़ रहा है कि हमने HPL उस वक्त ज़राई सर्विसेज को ज्वाइन किया ताकि स्मॉल फार्मर्स और ये जो मिडल मैन और जो आड़ती का जो कंट्रोल है उसको कम किया जा सके। तो आई थिंक उसमें जो इस वक्त मेजर्स लिए जा चुके हैं कि हम स्टोरेज को बढ़ाएं, हम इसमें फाइनेंसिंग को बढ़ाएं, जो छोटे किसान हैं उनकी जो फाइनेंसिंग है उसको बढ़ाएं। दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट मेजर्स, और ये हम सूबों के साथ मिलकर काम करेंगे, बिकॉज आई डू थिंक इट्स वेरी वेरी क्रिटिकल कि हम इसको इस तरह आगे लेकर चलें कि जो डिवॉल्व सब्जेक्ट्स हैं उसमें पॉलिसी बिल्कुल होनी चाहिए। मैं आपके साथ बिल्कुल एग्री करता हूँ, इसीलिए मैंने कल सीड और सीड टेक्नोलॉजी की बात की, मैकेनाइजेशन की बात है, और इसमें आगे फाइनेंसिंग की बात है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो फेडरेशन को इंशाल्लाह आगे लेकर जानी है, और हमने अगले साल की जो ग्रोथ की है वो इसी बेसिस पे उसको प्रोजेक्ट किया है कि ये सारी चीज़ें आर ऑलरेडी इन वर्क एट दिस पॉइंट इन टाइम।
चूँकि आपने बोसाल साहब को ख़ास तौर पे एड्रेस किया है तो मैं कहूँगा कि ये भी आपका जवाब ज़रूर दें इसका। बहुत शुक्रिया जी। फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ऑलरेडी जिक्र कर दिया। हमारा जो फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड पे जो टैक्स था ये एक्चुअली पिछले साल लगना था जून 2024 में, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब की ख़ास तौर पे हिदायत पे उस वक्त हमने ये बात की IMF के साथ कि इसको जो ज़राअत के प्रोटेक्शन के लिए इसको ना लगाया जाए, और फिर हमारी ये एक तरह से उनके साथ कमिटमेंट थी कि हम इसको इस साल से इसको हम नाफिज करेंगे। लेकिन अगेन और ये उनका IMF का स्ट्रक्चरल बेंचमार्क था। सो देखिए, जहाँ तक इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो ज़राअत के हवाले से सूबों ने कर दी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे फाइनेंस मिनिस्टर साहब कह रहे थे, जैसे एग्री फाइनेंसिंग है या कुछ टैक्सेस हैं, FED है या बाकी टैक्सेस हैं जो कि फेडरल गवर्नमेंट के परव्यू में आते हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट ने उस लिहाज से आप डिस्पाइट बीइंग IMF स्ट्रक्चर बेंचमार्क इसको IMF से रिक्वेस्ट की और अभी कुछ नहीं होगा, भी बैठे इस पे टैक्स ना लगाया जाए, which is I think is एक बहुत बड़ी कामयाबी है। नहीं, अभी किस चीज़ के लिए वहाँ जाना है? और दूसरी बात जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ऑलरेडी की है एग्री फाइनेंसिंग के हवाले से नहीं आते हैं, लेकिन आप उसके हवाले से भी काम हो रहा है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ने एक टास्क फोर्स बनाई है एग्रीकल्चर में, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी इसको वो स्टीयर कर रही है, और उसमें जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि बहुत सी ऐसी तजावीज़ आ रही हैं जिनको सामने रख के आप एक एटलीस्ट फेडरल लेवल से इस सारी एफर्ट को कोऑर्डिनेट करें टू प्रमोट एग्रीकल्चर। और जैसे आपने कहा कि मैं तो बिल्कुल एग्रीकल्चर के साथ ही और मैं भी ऑन अ लाइटर नोट, ऑन अ सीरियस नोट, ईद उल अज़हा पे कमालिया टोबा टेक्सर में ही था, तो इसलिए मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है। वहीं से आए आप, तो ज़राअत से मेरा भी थोड़ा बहुत ताल्लुक ज़रूर है। जी ये है कि पहली बात तो ये कि हेड्स ऑफ यूनिटी कल आपने नेशनल असेंबली में इतनी बड़ी डिसीजन की ऑन स्टार्टिंग, मेहरबानी, बहुत ही कंपोज वे में आपने अपना एड्रेस डिलीवर किया एंड यू आर एब्सोल्युटली क्लियर, लेट मी अप्रिशिएट। सर गुजारिश ये है कि इन्फ्लेशन के बारे में आपकी जो फाइंडिंग्स हैं और जो वर्ल्ड बैंक की जो फाइंडिंग्स हैं उनमें बहुत बड़ा क्लैश है। आपने जो लोगों की सैलरी बढ़ाई है और ख़ास तौर पे जो सरकारी मुलाजमीन की 10%, वो इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट है उससे वो मेल नहीं खाती। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या गवर्नमेंट के पास इतने ही रिसोर्सेज की लिमिटेशन है, लिमिटेड है, कि वो इस मामले पे थोड़ा सा हौसला करती, क्योंकि कल आपने देखा सरकारी मुलाजमीन जो थे देवर आउटसाइड इन द रोड्स और देवर डिमांडिंग के 50% किया जाए, और आपने बहुत अच्छा किया कि 6-7%, 7% से जम करके आपने 10% किया। अगर इसको थोड़ा सा इतना कर देते कि उनकी जो डिमांड है उनके आप कहीं करीब पहुँच जाते हैं। इसीलिए गुजारिश है कि आपने फिर पेंशनर वो बेचारे तो मजलूम लोग हैं जिनसे आप बहुत खफा हैं, आई नो दैट, कि पेंशन का जो इस वक्त स्केल है, जो लेवल है, वो इतना है कि गवर्नमेंट के सेक्रेटरी का बहुत कुछ है, लेकिन सिंस दे आर ड्राइंग दिस मनी और आप दे रहे हैं उनके ऊपर भी कोई नजर करम होनी चाहिए। एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल मैं करना चाहता था, FGR के चेयरमैन साहब तशरीफ ले गए, आ जाएंगे। आपने मिनिमम जो सैलरी है वो रखी है 37,000 रुपीज एक मंथ। मैं चाहता हूँ खुशहाल साहब बना दें, आप बना दें, एक ऐसा शख्स जिसके 2 बच्चे हैं, जिसकी बीवी है, जिसके घर में ज़रूरतें आपको पता ही क्या है, क्या ये 37,000 रुपये में किसी एक छोटे से घर का बजट बन सकता है? और एक छोटा सा सवाल और है कि क्या आप इकॉनमी को डिजिटल की तरफ ले जा रहे हैं, या ये लॉन्ग रन, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा कैश का इनफ्लो है, तो क्या ये कैश ही इकॉनमी हमारी चलेगी, और ये कब तक इसके बारे में सूरत हाल हो सकेगी? थैंक यू वेरी मच। जी बहुत शुक्रिया जी आपके सवालात का। देखिए, कोई सैलरी की बात हो, पेंशन की बात हो, अच्छा मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि उसका कोई बेंचमार्क होना चाहिए ना। तो मैंने तो पहले जिक्र किया
कि 50% बजाय 100% कर दें, उसको 200% कर दें, लेकिन जहाँ भी हम वेदर इज प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, उसको हमने किसी चीज़ के साथ बेंचमार्क तो करना है ना। अगर हम कह रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन है वो नीचे आ रही है, तो उसी तरह जो वेदर सैलरी और पेंशन हैज़ टू बी बेंचमार्क विद इन्फ्लेशन। ये कोई पाकिस्तान का रूल नहीं है, सारी दुनिया में और कौम जो आलम है उसमें ऐसे ही बेंचमार्क होता है कि इन्फ्लेशन के साथ उसको लिंक किया जाता है, वेदर इज द प्राइवेट सेक्टर और द पब्लिक सेक्टर। सो आई थिंक दैट्स वन पार्ट ऑफ इट। और दूसरी बात जो आपने अभी जिक्र किया है, आई थिंक ये भी एक यहाँ फाइनेंस सेक्रेटरी साहब मौजूद हैं कि हमारे पे जो एक चीज़ पुश बैक आता है कि आप टैक्सेस तो बढ़ा रहे हैं, इस दफ़ा हम नहीं बढ़ा रहे। इससे मैंने कहा 2 ट्रिलियन में से इसको ज़रा देख लीजिए जी कि कहाँ से ये एलिमेंट्स आ रहे हैं, थोड़ा सा अगर हम तो उसको, और ये बात दुरुस्त है कि अगर टैक्सेशन को जो है अगर बढ़ाते हैं या कंप्लायंस की तरफ जाते हैं कि गवर्नमेंट का जो अखराज है, जो उसके जो अखराजात हैं वो क्यों नहीं कम हो रहे। आई थिंक इट्स द राइट पुश बैक। तो इस दफ़ा अगर आप देखें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हैज़ गॉन अप बाय 1.9%, राइट। और ये मैं इसमें फाइनेंस सेक्रेटरी साहब को एक्नॉलेज करना चाहता हूँ कि जो इन्फ्लेशन है वो तो हेडलाइन इन्फ्लेशन अभी भी 7.5% है। इसमें हमने सब्सिडीज़ कम की हैं, हमने डेट सर्विसिंग कॉस्ट कम की है, और कुछ अखराजात हमने बढ़ाए हैं बिकॉज उनकी इस वक्त मुल्क को ज़रूरत है। बट दिस इज़ आवर रिस्पॉन्स बैक टू दोज पीपल हु आर पेइंग टैक्सेस इन दिस कंट्री कि आप अपने जो फेडरल गवर्नमेंट के अखराजात हैं उनको क्यों काबू में नहीं ला रहे। तो ये हमारी रिस्पॉन्स है कि इस दफ़ा 2% से कम हमारे अखराजात बढ़े हैं। तो बाकी तो सर बात ये है कि जितना मर्जी हम देते जाएं, और अगर फिस्कल स्पेस हो नंबर 1 तो हम उसको कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर जितनी चादर है उसी के मुताबिक हमने आगे चलना है ना, इट्स एज सिंपल एज दैट। और अभी भी फेडरल गवर्नमेंट ये जो कुछ दे रही है, ये समझने की बात है, ये कर्जे लेके दे रही है, बिकॉज वी स्टार्ट विद द डेफिसिट। तो कर्जा जो बात होता है कि अब और आपके कर्जे बढ़ गए हैं, तो अगर हम ये 1.9%, और ये आपको शायद फाइनेंस सेक्रेटरी साहब को मैं 1 मिनट में कहूँगा कि ये बताएं कि पिछले कुछ सालों में हमारे जो फेडरल गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स हैं वो किस तरह बढ़ते रहे हैं, और इस दफ़ा हमने जो 1.9% की बात की है ये किस तरह हम यहाँ पहुँचे हैं। और अगर नहीं पहुँचेंगे तो ये कर्जे ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, विच इज़ नॉट द राइट वे एंड इट्स नॉट सस्टेनेबल फॉर दिस कंट्री। तो मैं जी अगर आपको 1 मिनट के लिए फ्लोर दूँ। बहुत शुक्रिया। आई थिंक फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बात कर दी है जी। हमारा अगर आप इस साल का देखें एक्सपेंडिचर का ट्रेंड्स, एक्सपेंडिचर के जो ट्रेंड्स हैं वो अगर आप देखें तो इससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर्टेलमेंट हो नहीं सकती। और वो भी आप अगर देखें तो उन जगहों पे एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हुआ है जहाँ पे हमारी क्रिटिकल नीड थी। और अगर आप जैसे फाइनेंस मिनिस्टर आपको बता रहे थे कि सिर्फ 2% एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हुआ है ओवरऑल फेडरल गवर्नमेंट का, सो इससे ज़्यादा फिस्कल डिसिप्लिन जो है वो नहीं दिखाया जा सकता। मैं आपके सामने कुछ फिगर्स रखूँगा जो रनिंग ऑफ सिविल गवर्नमेंट की हैं पिछले चंद सालों की, और उसमें जो 2021-22 से जब हम 2022-23 में गए तो हमारा रनिंग ऑफ सिविल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर 16% से बढ़ा, 15.9% टू बी प्रिसाइज। और 2022-23 से 2023-24 में जब हम गए तो हमारा एक्सपेंडिचर रनिंग ऑफ सिविल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर 23.6% बढ़ा। हम जब 23-24 से 24-25 में गए तो हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो 12.2% बढ़ा, और अभी हमारा सिर्फ 10.3% बढ़ा है, जिसमें 7.5% आपकी इन्फ्लेशन है और प्लस आपकी सैलरी इंक्रीज है। सो इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है कि फिस्कल डिसिप्लिन आपने ओवरऑल अपने रेवेन्यूज़ को देखना है, रिसोर्सेज को देखना है, और आपने कोशिश करनी है। सो इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है कि फिस्कल डिसिप्लिन आपने ओवरऑल अपने रेवेन्यूज़ को देखना है, रिसोर्सेज को देखना है, और आपने कोशिश करनी है कि आप उन्हीं रिसोर्सेज के अंदर रहें और आप बोरिंग कम से कम करें। जी, आपका ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, और इसमें हमने इस दफ़ा 1-2 और उसके अलावा जो हमने जिक्र किया है
इसमें ये फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव दिस इज़ जस्ट द स्टार्ट, क्यों हमने कहीं से तो शुरू करना था ना। तो इसलिए हमारा बड़ा क्लियर है कि अगर 9.4 ट्रिलियन या उससे ऊपर कैश की इस वक्त इकॉनमी चल रही है, उसको डॉक्यूमेंटेशन की तरफ लेकर आना है, और उसमें कई तजवीज़ात ऐसी हैं जो इस वक्त दीज आर वर्क इन प्रोग्रेस। सो वी हैव टेकन 2 वेरी कॉन्क्रीट मेजर्स अराउंड दिस। लेकिन मैं अगर चेयरमैन साहब, अगर मैं डॉक्टर नजीब को कहूँ कि ये अभी बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल पूछा गया है टू मूव टवर्ड्स डिजिटल इकॉनमी, और उस पर अगर आप मुख्तसरन ज़रा इस पे बात कर सकें, बिकॉज आई डू थिंक इट्स एब्सोल्युटली क्रिटिकल फ्रॉम बोथ साइड्स, वन इन टर्म्स ऑफ मूविंग द डिजिटल इकॉनमी, लेकिन उसका ये है कि डॉक्यूमेंटेशन की तरफ हम बढ़ेंगे। तो इस पे ज़रा मुख्तसरन इस पे बताइए जी। आप बताएं कि कैशलेस कैश को कम कैसे करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। अच्छा, देखें इस बजट प्रोसेस के अंदर थोड़ा सा करीब कर लें ताकि आवाज़ आ जाए। इस बजट प्रोसेस के अंदर हमने जो डिफरेंट चीज़ की थी वो स्टेक होल्डर्स के साथ इंटरेक्ट किया था, बिजनेसेस को भी सुना था, यूजर्स को भी काफ़ी सुना था, बिजनेस को समझ के हमने सजेशंस दी, प्रपोज की। जो डोमेस्टिक ई कॉमर्स है उसमें 2 चीज़ें सामने आई थी कि बहुत सारे ई स्टोर्स थे जो अपनी आउटसाइड द बुक्स सेल करते थे, और वो बाइकियास के थ्रू और कोरियर्स के थ्रू कैश पे डिलीवरी करते थे। उस पर सेल्स टैक्स कई केसेस में चार्ज हो जाता था और वो सेल्स टैक्स जमा भी नहीं होता था, और इकॉनमी जो है वो कैश बेस्ड चल रही है। उसको हमने डोमेस्टिक ई कॉमर्स का एक फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया ताकि डिजिटलाइजेशन को, जो लोकल इकॉनमी हमारी डिजिटलाइज हो रही है, उसको हम किसी तरह से प्रॉपरली रेगुलेट भी कर सकें और उसमें उनके बेनिफिट के लिए चीज़ें करें। अब उसके अंदर जो स्मॉल बिजनेस, जो SMEs जो उन ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस के थ्रू सेल कर रहे थे या वेबसाइट्स के थ्रू सेल कर रहे थे, वहाँ पे उनको मुश्किल थी, उनको नहीं पता था उनकी टैक्स लायबिलिटी क्या है, वो सेल्स टैक्स की कंप्लायंस कैसे करेंगे, उनको FBR तो तंग नहीं करेगा। तो हमने उनके लिए एक सिंपल रिजीम सजेस्ट की कि अगर आप सेल करते हैं तो सबसे पहले अपनी वेबसाइट को या उस ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे जहाँ पे आप जिसके थ्रू सेल कर रहे हैं वहाँ पे आप अपनी रजिस्ट्रेशन NTN दे लिया करें। NTN के बाद हमने उन्हें कहा कि आप 0.25% पे अपना टैक्स दे दिया करें, और वो या तो कोरियर के थ्रू कलेक्ट हो या बैंक के थ्रू, वो डिपेंड करता है मोड ऑफ पेमेंट क्या है, और वो आपकी फाइनल डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लायबिलिटी होगी। आपको FBR से मजीद इंटरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह से सेल्स टैक्स को कल मैंने मीडिया में देखा था न्यूज़ में कि 18% सेल्स टैक्स नहीं चार्ज किया जा रहा है उसके ऊपर, वही सेल्स टैक्स रेट है जो किसी आप फिजिकल आउटलेट से ले जाओ। तो ये हमारे डोमेस्टिक हमने फ्रेमवर्क बनाया ताकि हमारे स्मॉल बिजनेसेस, लड़के लड़कियां जो घर से बैठ के बिजनेस करना चाहते हैं वो एक डिफाइंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत काम करें। अच्छा, उसके अलावा हमने जो आपने देखा होगा डिजिटली सिर्फ हमारी लोकल इकॉनमी ट्रांसफॉर्म नहीं हो रही है, ग्लोबल डिजिटल फ्रेमवर्क भी तब्दील हो रहा है। और ग्लोबल डिजिटल फ्रेमवर्क के अंदर आप देखें कि हमारी जो पाकिस्तान का टैक्सिंग राइट है वो एरोड हो रहा है, क्योंकि चाइना में बैठे हुए, यूरोप में बैठे हुए जो वेंडर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो वहाँ से एक्सपोर्ट के नाम से बगैर सेल्स टैक्स के गुड्स पाकिस्तान पहुँचा देते हैं। अच्छा, वो हमारा जो लोकल मैन्युफैक्चरर है वो वहाँ डिसएडवांटेज पे आ जाता है क्योंकि उसको 18% सेल्स टैक्स देना है। हमारे कंज्यूमर जो हैं वो ला इल्म है इस बात से, वो फॉरेनर से लिए जाते हैं और पाकिस्तान की इकॉनमी श्रिंक होती जाती है, पाकिस्तान के मैन्युफैक्चरर सेल नहीं कर पाते होते हैं। तो इस सिचुएशन को टेलर करने के लिए जिस तरह से यूरोप ने ये एक डिजिटल सर्विसेज टैक्स इंट्रोड्यूस किया कि अगर अमेरिका से सर्विसेज यूरोप की मार्केट में सेल हो रही हैं तो वो यूरोप में टैक्स दें, तो पाकिस्तान में न सिर्फ सर्विसेज आ रही थी लेकिन गुड्स भी आ रही थी और पाकिस्तान का मैन्युफैक्चरर सेल नहीं कर पा रहा था, वहाँ हमारे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगे। तो हमने कहा कि नहीं, हम पाकिस्तान की मार्केट अवेलेबल है बाकी मुल्क के लिए, वो अपनी गुड्स यहाँ सेल करें, लेकिन वो टैक्स आई थिंक तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा जी, जो मैंने पहले बात की ना डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल की, ये इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमने ये कुछ एडिशनल स्टेप्स हमने लिए हैं और हम इसको बतदरीज आगे बढ़ाते जाएंगे टू मूव टवर्ड्स डिजिटल इकोनॉमी फॉर द सिंपल रीज़न वी ऑल्सो हेल्प्स अस विद द डॉक्यूमेंटेशन। तो ये बिहार साहब से मैं पूछना चाह रहा था
क्या वो ये जो पोस्ट बजट आपकी ब्रीफिंग है वो क्यों नहीं हुई इस वक्त पर जिस पर ये इतराज किया जा रहा है? वो आई थिंक अभी जो बजट के सिलसिले में अभी आप पहले बजट के सिलसिले में बात कर लें, फिर उसको एड्रेस करेंगे। और बताइए जी। शहबाज साहब बैठ जाए। सवाल वैसे भी एक रवायत रही है, सवाल ऐसे भी एक रवायत रही है कि ये जब से मामला होता है तो मिनिस्टर साहब पूरे दिल का मुजाहरा करते हुए छोटी सी बात करते हैं, सारे मान जाते हैं। जी जी इधर आइए। सर जी दो छोटे सवाल हैं। एक तो पिछली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपने कहा कि पॉपुलेशन को एनएफसी के रिसोर्स और मिलिट्री पुलिस के कुछ से डीलिंक कर रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट कैसे अकेले ये फैसला ले सकती है सूबों से पूछे बगैर? आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि एनएफसी को डीलिंक कर रहे हैं। नहीं फिर मेरी साथ साथ सुनते जाएं। कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो सूबों के मुशावरत के बगैर होगी। मैंने दो चीज़ें बात की हैं अराउंड एनएफसी। वन इज़ कि हमने जो उस पे जो नॉमिनेशंस हैं वो मंगवा ली हैं, उसके लिए रिक्वेस्ट कर दी है। दूसरा ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद ऐलान किया है कि अगस्त में एनएफसी कमीशन को बुलाया जाएगा, उसको देखा जाएगा। हो सकता है वो उससे पहले भी चीज़ आ जाए। तो कोई चीज़ ऐसी नहीं हो सकती इंक्लूडिंग द नेशनल फिस्कल पैक्ट विच वी हैव साइंड विद द प्रोविंसेस, बिकॉज वो रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, गवर्नेंस, तीनों चीज़ों पे हम ऑलरेडी एक चीज़ साइन कर चुके हैं। तो वो भी सूबों के मुशावरत से हुई है। हर चीज़ सूबों की मुशावरत से होगी, आप उसका फिक्र ना करें, आगे चलें। खबर हमने देखी है कि दिल्ली के बिल्स पे 10% सरचार्ज लगाने का फैसला किया गया है। अच्छा जी, ये खबर दुरुस्त है? ये खबर कहाँ से आई है जी? अच्छा, फिर ये आपने देखी है तो आप ही उसका जवाब दें, क्योंकि जब मैंने अगर बजट में कोई ऐसी बात नहीं की है स्पीच में, और अगर फाइनेंस बिल आपके सामने आ जाएगा तो सिर्फ अखबारों में तो बात नहीं हो सकती। जी आगे आगे जी, ये बात पूरी हो जाने दें। बात पूरी होने क्यों जी? ऐसी कोई है नहीं सर, कोई ऐसी चीज नहीं बता यार, ऐसी कोई कैप रिमूव हो रही है। बिजली पे तो आपको पता है गवर्नमेंट की डायरेक्शन जनरली रेट कम करने की है, तो किसी किस्म का कोई एडिशनल सरचार्ज लगाने की कोई ना डिस्कशन है ना कोई फैसला है। बताइए सर, आखिरी सवाल। आप अपने कॉलीग का ही थोड़ा सा रिस्पेक्ट करें ना, उनकी बात मुकम्मल होने दें। डीजी साहब जरा आप रेगुलेट कर लेना, क्योंकि अगर एक दोस्त बात कर रहे हैं तो दो दोस्त तो इकट्ठे बात नहीं कर सकते। नहीं मर्जी नहीं देंगे। यही बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, आपके लिए बैठे हैं। स्पीकर डिप्टी स्पीकर की सैलरी 2,05,000 से बढ़ा के 21.5 लाख रुपए महीना है सर। इसमें कोई बड़ी रकम इन्वॉल्व नहीं है शायद, या क्या अखलाकी तौर पे कोई जवाब? एक तरफ 30,000 सैलरी मिलती है, दूसरी तरफ एकदम 2,50,000 से बढ़ाकर 21.5 लाख रुपए मिलती है सर। ये आपका ये नहीं, मैं सुन लें ना बात, साथ साथ सुनते जाएं। हाँ मुकम्मल कर लें। ओके, तो अगर आप, चूँकि सारे आप खुद इस चीज़ को कवर करते हैं और करते रहे हैं, मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है आप, तो आप ये ज़रूर देखिएगा कि आखिरी दफ़ा वेदर इस मिनिस्टर्स, वेदर स्टेट मिनिस्टर्स, वेदर इस पार्लियामेंटेरियंस, उनकी सैलरीज़ को कब एडजस्ट किया गया था, ये ज़रूर देख लीजिए। क्योंकि मैं आपको कैबिनेट मिनिस्टर्स का तो हल्फन ये बयान कर सकता हूँ कि द लास्ट टाइम इट हैपेंड वाज 2016 में। आज 2025 है। अगर हम आज, आप सर बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट के मुलाजमीन, प्राइवेट सेक्टर मुलाजमीन, उनका 10% होना चाहिए, 15% होना चाहिए, 20% होना चाहिए, तो इन पार्लियामेंटेरियंस का भी अगर आप हर साल कम अज़ कम, और कुछ नहीं तो थ्रू द साइकिल इन्फ्लेशन को अगर आप देखें 5, 5.5, 6%, 2016 में ये हुआ। आज 9, सर आप इसको मैं कहूँगा काइंडली कि इसका CAGR निकाल लीजिए, आप मेरे से बहुत ज़्यादा समझदार हैं,
कि अगर ये होता रहता तो फिर ये एकदम वाली बात ना होती। ये एकदम वाली बात उस वक्त होती है जब 9 साल से कुछ चीज ना हुई हुई हो। ये है उस एकदम का जवाब। जी आप बताइए सर। मैं आपको सिर्फ एक चीज को आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा कि आप ये देखें कि आपने अभी निजकारी का जिक्र किया, हमने 40 से 50 हज़ार निजकारी उसमें निकल आ रहे हैं। एक तो ये बता दीजिए कि कौन कौन से हैं, अगर कोई आपके पास ऐसी हुआ है। दूसरी बात ये है कि आपने तनख्वाहों में आपने 10% का इजाफा किया सरकारी मुलाजमीन है, पेंशन पे 7%, तो उनको पेंशन वालों को भी अगर आप 10 कर दें तो मेरा ख्याल है उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और दूसरा ये है कि आप जब 10% बढ़ा रहे हैं, आपका ये पीडी जो है एक एग्जाम्पल है कि उसको 3-3 महीने 4-4 महीने से तनख्वाह नहीं दी। अब आप ये देख रहे हैं कि ये जो आपके नाक के नीचे एक चीज एक इदारा है, वही उसका ये हाल है, बाकी वो क्या हाल होगा। और दूसरा ये एक आखिरी कि नेशनल बैंक के पेंशनर जो है पिछले 15 साल से वो मतलब आपकी तरफ देख रहे हैं, उनका केस अदालत में गया, अदालत से जो है उनको नोटिस भी हो गया, उसके बावजूद जो है उनके ऊपर कोई जमानत नहीं। देखिए अमल दरामद जो है, अमल दरामद तो होना ही पड़ेगा ना। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड पीरियड। तो इसलिए यू नो दैट इज मस्ट बी इन द प्रोसेस। मेरे पास उसका नहीं है, मैं नेशनल बैंक वालों से पता कर लूंगा। बाकी बैंकों का भी इसी तरह सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आया था, वो गॉट इम्प्लीमेंटेड। तो इट्स एज सिंपल एज दैट, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड पीरियड। और इस नहीं, देखिए सैलरीज का मैंने पहले जिक्र किया। देखें मैंने कुछ दोस्त जो बाहर थे उनके आने से पहले मैंने ये जिक्र किया था कि जब हम टैक्सेशन बढ़ाते हैं, इन्फोर्समेंट की तरफ लेके जाते हैं, तो एक जो बड़ा पुशबैक आता है वो ये है कि गवर्नमेंट का जो खर्चा है वो क्यों नहीं कम हो रहा। तो अभी फाइनेंस सेक्रेटरी साहब ने ये जिक्र किया कि इस साल 1.9% एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। तो करने को तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो चीज भी हम कर रहे हैं वो कर्जा लेके कर रहे हैं। ये किस किस्म की इकोनॉमिक्स है कि कर्जा तो मैं और भी ले सकता हूं, फिर आप ही मेरे से सवाल पूछेंगे कि आपके कर्जे बढ़ रहे हैं। सो द स्टार्टिंग जुलाई 125 आई स्टार्ट विद अ डेफिसिट। तो जो चीज भी मैंने करनी है वो कर्जा लेके करनी है बिकॉज ऑफ दैट खसारा। तो इसलिए हमें इसको बड़ा बैलेंस करके चलना है और इसको सर इन्फ्लेशन के साथ लिंक करके चलना है, ताकि कोई तो एक बेंचमार्क हो सके ना जिसके बेसिस में हम इसको आगे लेकर चलें। बहुत शुक्रिया जी। मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करूँ जिन्होंने पेन लिया, वो अपने ऑफिस से आए और उन्होंने इशूज और दोस्तों का ये ख्याल था कि आपको खुद आना चाहिए था क्योंकि इश्यूज रिलेट करता है आपकी आप बात मुकम्मल कर लीजिए। आप बात मुकम्मल नहीं, देखिए आराम से मैं आपको मैं मुदबाना तरीके से बात कर रहा हूँ, आराम से बात कीजिए। ये मुनासिब नहीं है, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, आपसे रिक्वेस्ट जी। आपके पास जो लोग बैठे हैं वो बड़े पावरफुल कुछ भी करा सकते हैं, इसलिए हम सिर्फ प्रोटेस्ट कर सकते हैं और पीसफुली कर सकते हैं। और जो कुछ आज हुआ है इसका हमने कल बता दिया था। कल हमने आपके लोगों की ब्रीफली निंदा की है कि जर्नलिस्ट का काम नहीं होता, ये ब्रीफिंग करते हैं, ये एक ट्रेडिशन है, ये मत अपने हमारी बात नहीं सुनेंगे, इसलिए हमें ये करना है। Now coming to the point, and once again thank you to the information minister and the PIO who came to this place despite the hot weather. आप लोग अंदर बैठे थे, आप लोगों का शुक्रिया। मैं यहाँ बैठ के आपका इंतजार कर रहा था, आपको भी ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट। शहबाज साहब 2 दफा मैं बाहर गया हूँ गर्मी में, आपने बात नहीं सुनी। ये गए हैं, वे गए, ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात ये ना बात करें, म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात होती है। मैं आपका यहाँ बैठ के इंतजार कर रहा हूँ। सेक्रेटरी फाइनेंस वहाँ गए हैं, आप बजट पे आ जाए। आपने चूंकि बजट की आपने हुक्म दिया तो मैं बजट पे पूछ नहीं, अर्ज किया। माय क्वेश्चन इज, आपने डिजिटल इकोनॉमी के ऊपर जो टैक्सेशन की है और आपका जो अभी आप फरमा रहे थे, हमने सुना तो नहीं, लेकिन जो हमारे बैठे बात हुई, जो नजीब साहब फरमा रहे थे कि उसको इनकरेज करना है डॉक्यूमेंटेशन। आपके बजट का एक ऐसा प्रपोजल है कि अगर 20,000 रुपये तक की शॉपिंग की जाए तो उस पर 400 रुपये टैक्स है, अगर 21,000 रुपये की जाए तो 52 रुपये टैक्स।
आप कैश इकोनॉमी को इनकरेज कर रहे हैं या डिस्करेज कर रहे हैं? 20,000 पे 2% रेट है, 21,000 ऑनवर्ड्स, मैं 5 लाख की भी करूंगा तो 0.25%। जरा इस पे क्या ये नॉर्मली हुआ है? सेकेंडली, पहला सुन ले कि जो ब्रेन ड्रेन मुझसे हो रहा है और आपने उसका नोटिस लिया, और जो एक जुर्माना सबसे ज़्यादा टैक्स देने के ऊपर लगाया हुआ है 10%, उसमें आपने 1% कमी फरमाई। सर 1% कमी फरमाने से जो ब्रेन ड्रेन है वो कितना कम हो जाएगा? थैंक यू सर। शहबाज खान साहब, मैं शुक्रिया, अगर आप कुछ देर रुक जाते तो मैंने जो शुरू में बात की थी, मैंने सिर्फ 3 चीज़ों पे बात की थी कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पे, एंड आई होप आपके जो कुछ कॉलीग्स यहाँ बैठे हैं, मैंने ख़ास तौर पे टैरिफ पे बड़ी डिटेल में बात की कि क्यों हम रिफॉर्म्स जो हैं वो हम क्यों करने जा रहे हैं, एंड वाई, बिकॉज बार बार ये बात होती है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं हो रही, राइट? तो उसमें ये जो मैं कल भी कहा कि दिस इज एन ईस्ट एशिया मोमेंट फॉर पाकिस्तान, तो मैं वो दोहरा नहीं सकता बिकॉज वी वो आप सुन लेंगे। इसी तरह मैंने शहबाज राना साहब कल भी ये जिक्र किया था कि दिस इज़ डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल। मुझे आप, चूँकि आप सब ऐसे कॉलीग्स हैं और लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को और इसकी इकॉनमी को बहुत देर से आप कवर कर रहे हैं, कोई 10 साल 11 साल से तो मैं भी देख रहा हूँ, पहले प्राइवेट सेक्टर में और अब इस नौकरी में। मैंने कोई चीज़ ऊपर जाते हुए नीचे आते नहीं देखी। हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ कि किसी दहाई में ये हो गया हो, मैंने तो पिछले 10-11 साल में चीज़ नहीं देखी, और वो भी 1 साल के अंदर। बिकॉज शहबाज राना साहब, इट स्टार्ट्स विद एक्नॉलेजमेंट, क्योंकि जो वज़ीर आज़म साहब कहते हैं, जो मैं कहता हूँ कि ये जो है अनड्यू बोझ पड़ा। अब जो कुछ हमारे इस फिस्कल स्पेस में अवेलेबल था, दिस इज़ डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल, कि हम इंशाल्लाह, ये आपकी बात दुरुस्त है, आप तो ऊपर सरचार्ज पे चले गए हैं, तो हम जो निचली स्लैब्स हैं उसमें जो भी इजाफा में हुआ उसमें कम से कम हम कमी लाने की हमने कोशिश की है, एंड इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू ऑन दिस जर्नी। इसी तरह मिड साइज कॉर्पोरेट्स, आपने उसका जिक्र नहीं किया कि वहाँ भी ये कह सकते हैं कि ये सुपर टैक्स तो इतना है, आपने 0.5%, वो भी मिड कॉर्पोरेट, तो हमने वहाँ से शुरू किया कि जो SME है, जो मिड मार्केट है, कहीं वहाँ से तो शुरू करें ना, कहीं से शुरू तो करें। तो इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त यही होगी कि इसको इसी तरह आप इसको समझें कि कोई चीज़ कभी जो रिवर्स नहीं हुई थी, हमने आपको कम से कम रिवर्सल में डाल दिया है, लेकिन भी इवेंचुअल एंड स्टेट ये नहीं है। तो अगर आप मेरी दरख्वास्त ये होगी, इसको इस तरह देखें कि डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल को देखें, और इंशाल्लाह इसी तरह हम आगे लेकर चलेंगे, और जैसे जैसे स्पेस अवेलेबल होगी हम ये करते जाएंगे। मैं बड़ा क्लियर हूँ कि हर तरह हमने जिन सेगमेंट्स पे अनड्यू बोझ पड़ा है, वेदर इज़ द फॉर्मल सेक्टर, द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, द सैलरी क्लास, आई हैव बीन सेइंग इट रिपीटेडली, कि हम कम से कम आपको अंदिया तो दें कि हम सीरियस हैं, वरना तो ये कुछ भी हम किसी जगह भी और कहीं ये इस्तेमाल कर सकते थे। तो दिस इज़ जस्ट इज सिग्नलिंग फ्रॉम माई परस्पेक्टिव इन द राइट डायरेक्शन। अब आप जी जो शहबाज राना साहब ने बात की है, और इन्होंने आज ये भी एक बात की है कि ये यूथ और वेमेन और इसके ऊपर ये बड़ा इसका इम्पैक्ट होगा, तो आप इसका जवाब दें। सर, सबसे पहले तो जो राना साहब ने बात की रेट्स वाली, टैक्स रेट्स वाली, हमने आपसे कहा हम स्टेक होल्डर से बात करके रेट्स की हैं। देखें, पहले तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि पहली दफ़ा पाकिस्तान में नहीं, आप तो रेट्स पे सीधा आ जाए। अच्छा, रेट्स पे अगर हम स्पेसिफिक आते हैं तो इसमें कैटेगरीज हम इसलिए बनाई हैं कि वन साइज डज नॉट फिट ऑल। जिस तरह की प्रॉफिट मार्जिन्स हैं उसी प्रोपोर्शन में इनकम टैक्स लेना चाहिए। और जब हमने डिफरेंट जो रिटेल के आइटम्स हैं उनको जो ई कॉमर्स पे सेल की जा रही है उनको जब हमने एक्सप्लोर किया, तो जो हाई वैल्यू आइटम्स थे वो इलेक्ट्रिकल गुड्स थे या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स थे। जब आइटम की वैल्यू 2 लाख रुपए की हो और वो सेल हो, तो जो सेल करने वाला है वो 1% के प्रॉफिट मार्जिन पे, 0.5% के प्रॉफिट मार्जिन पे सेल कर देता है। तो जो 20,000 से ऊपर वाले आइटम्स थे उसका हमने टैक्स रेट 0.25 रखा, क्योंकि ये इंडस्ट्री का अपना इनपुट था और कंज्यूमर्स का इनपुट था। और उसके बाद क्लोथिंग थी, जो बुटीक्स में लोग हाई वैल्यू कपड़े लेते हैं, जो यूजुअली सूट 15,000, 18,000, 12,000 इस तरह का आता है, वहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन भी 10, 15, 20% होता है। वहाँ पे हमने टैक्स रेट 2% रखा।
वो जो ग्रोसरी आइटम्स थे वो भी कम प्रॉफिट मार्जिन के थे, लेकिन नेचुरली इलेक्ट्रिकल गुड्स से ज़्यादा थे, तो वहाँ पे हमने 1% रखा। हमने वो पुरानी पॉलिसी नहीं की कि सबको हम एक ही उसमें उन्हें सफ़र करवाएं। वो नहीं। शहबाज साहब एक सप्लीमेंट्री सवाल करना चाहते हैं, धूम में भी खड़े रहे। करें जी, करें जी जी प्लीज। सर आपका मकसद क्या है? आपका मकसद उनके प्रॉफिट मार्जिन का ख्याल करना है या आपका मकसद जो है कैश इकोनॉमी को डिस्करेज? नहीं, मैं बताता हूँ शहबाज आप। सर समझ आ गया सवाल। 0.25%। सर अर्ज तो सुने सर, अर्ज तो सर देखिए, दो बातें डिफरेंट हैं। एक ये है कि ये टैक्स क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसके नतीजे में इकोनॉमी के स्ट्रक्चर, इकोनॉमी की सेगमेंटेशन पे क्या इफेक्ट आएगा, ये एक सेपरेट क्वेश्चन है। और जो रेट डिफरेंशियल है वो सेपरेट क्वेश्चन है। तो पहले हम सेकंड वाले क्वेश्चन को हैंडल कर लेते हैं, जो शहबाज साहब ने बात बाद में की है, हालांकि पहले करनी चाहिए थी। मेरे दोस्त हैं तो जरा कभी कभी तरतीब बदल लेते हैं। तो इन्होंने जो सेकंड में क्वेश्चन किया है वो ये है कि आपके पास दो तरह की इकोनॉमीज चल रही है। एक फॉर्मल रिटेल सेक्टर है। फॉर्मल रिटेल सेक्टर में भी वैल्यू एडिशन उतनी होती है जितनी आपके ऑनलाइन रिटेल सेक्टर में होती है। जो मैं जूते जाके दुकान से खरीदता हूं या जूते ऑनलाइन खरीदता हूं, दोनों में कंजम्पशन टैक्स कंज्यूमर पे कर रहा है। क्या उसको जो घर से ऑनलाइन ऑर्डर करे उसे कंजम्पशन टैक्स पे नहीं करना चाहिए, या जो उसका इनकम टैक्स की लायबिलिटी है वो पे नहीं होनी चाहिए? तो इस सवाल का जवाब तो ना में है। तो क्या हम ये छोड़ दें कि वो लोग जो फॉर्मल कंप्लायंट सेक्टर में पीओएस सिस्टम के ऊपर अपनी सेल फुली रजिस्टर करा रहे हैं, वो सेल्स टैक्स भी दे रहे हैं और अपनी इनकम का भी पूरा हिसाब दे रहे हैं, वर्सेस उन लोगों के जो ऑनलाइन बेच रहे हैं, ना उनका कोई इनकम का हिसाब है ना उसका हिसाब है, वो कैश के ऊपर डिलीवरी ले रहे हैं। आपको पता है मैसिव कैश डिलीवरी, आप सब लोगों के हमसायों में ये कैश डिलीवरी वाले लड़के डेली बेसिस के ऊपर आते हैं। और ये अब साइज छोटा नहीं रहा, ये साइज बहुत बढ़ गया। इतना बढ़ गया है कि जो ऑल पाकिस्तान रिटेलर एसोसिएशंस हैं, जो फार्मल सेक्टर की मैं बात कर रहा हूं, वो हजारों दफा हमारे पास आए कि हमारी मार्केट जो है वो जा रही है, और जा इसलिए कि हम उसी 18% टैक्स रिजीम के ऊपर है और ये नहीं है। तो अगर आप 18% का डिफरेंशियल क्रिएट करेंगे तो आप लेवल प्लेइंग फील्ड को खत्म करेंगे। तो लेवल प्लेइंग फील्ड को रेस्टोर करने के लिए ये किया गया, ये तो इसका रैशनल है व्हाई वी आर डूइंग इट। अब जो डिफरेंशियल है वो नजीब साहब ने आपको बताया है कि रफली 3-4 तरह के आइटम्स आते हैं। अगर उन्हें लार्ज स्लैब में देखें तो एक लो कास्ट आइटम है 2-4 हज़ार रुपए की, कोई ग्रासरी आइटम आ गया, कोई इस तरह की चीजें आ गई 5-6 हज़ार रुपए की। फिर एक कपड़ों का सेगमेंट है जो रफली 10 से 20,000 के दरमियान है, और फिर जरा महंगी चीजें हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है 20,000 प्लस। इसकी मजीद सेगमेंटेशन भी की जा सकती थी, लेकिन टू स्टार्ट विद नहीं की गई ताकि जरा सादा रहे मामला। अब जहां तो बैंक है वहां पे जब बैंक से पेमेंट, जब वो विद होल्डिंग एजेंट है तो उसे आइटम नहीं पता होता क्या है, तो वहां उसकी जो वैल्यू ऑफ ऑर्डर है उसको एज ए प्रॉक्सी यूज किया गया है। लेकिन जहां कोरियर है वहां एग्जैक्टली आइटम वाइज लिखा गया है, अगर आपने वो पढ़ा हो, और उसमें इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक, क्लोथिंग और ग्रासरी की तकसीम की गई है। और आपको पता है ग्रासरी और क्लोथिंग के दरमियान क्लोथिंग में प्रॉफिट मार्जिन हायर है, ये आप मार्केट से चेक कर लें, आप लोग सब मामले को जानते हैं। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उसमें वैल्यू ऑफ आइटम ज्यादा होती है लेकिन प्रॉफिट मार्जिन कम होते हैं। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी का प्रिंसिपल है, जिसके जो सवाल पूछना चाह रहे हैं शहबाज साहब कि उसके पीछे असूल क्या है। असूल प्रॉफिट के साथ प्रोपोर्शनैलिटी का है। थैंक यू जी। ये जरा मुदस्सर यार वो आप बात कीजिए जी, या आप बात कीजिए। जो नेट आपने सरचार्ज लगाया है और नेट तरमीम की बात की कल बजट स्पीच में, उससे ये तासुर जा रहा है कि शायद ये सरचार्ज बिजली के बिलों के जरिए वसूल किया जाएगा। एक तो थोड़ा उसको एलैबोरेट कर दीजिएगा। सेकेंडली ये बताइएगा कि आपने नेक्स्ट फिस्कल ईयर में जो इंडस्ट्री की ग्रोथ है या सर्विसेज सेक्टर की ओवरऑल ग्रोथ है, उसको देखते हुए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का टारगेट आपने क्या रखा है अपनी कैलकुलेशन में कि नेक्स्ट ईयर इकोनॉमी कितनी जॉब कंट्रीब्यूट करेगी? अच्छा, ये जो पहला सवाल है सर, एक्चुअली ये आवाज आ रही है आपको? जी मुझे आ रही है। अच्छा, देखिए ये जो पहला आपका सवाल है सरचार्ज वाला, ये एक्चुअली तो ये पावर डिवीजन का बिल था जिसमें हमने अमेंडमेंट की है।
ये आपको पता है एक DSS ऑलरेडी उनके पास लिमिट है, ये लगाया नहीं गया, उसकी लिमिट को एडजस्ट किया गया। पावर मिनिस्टर के पास जब आपकी ब्रीफिंग होगी तो वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। मैं सिर्फ अपने बैकग्राउंड की बुनियाद पे आपको बता रहा हूँ कि एसेंशली पावर सेक्टर में वो एक मेजर रिफॉर्म करना चाह रहे हैं, जिसमें वो महंगे क्रेडिट को सस्ते क्रेडिट से बदलना चाह रहे हैं। उसके लिए एक एनेबलिंग प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन ये टेक्निकली आपका बेहतर होगा कि पावर मिनिस्टर या सेक्रेटरी पावर से इसको एड्रेस करें। तो आपको बता दें इस वक्त कोई रेट नहीं बदल रहा, उसकी एक एनेबलिंग प्रोविजन ये कल पावर मिनिस्टर ने कैबिनेट में भी बताया। थैंक यू। राणा साहब बारी आएगी तो नहीं यार देखो, मुदस्सर ने कोई 6 दफा हाथ खड़ा किया है उसको। अब सर मैं बारी दूंगा सर, मतलब जी बताइए जी, बताइए जी। सारा ये सेकंड ले लेते हैं, मुदस्सर साहब नाराज हो रहे हैं, उनसे सुन लो। सर चेयरमैन सेनेट स्पीकर को भी असेंबली की सैलरी आप हो गई है 13 लाख रुपए, अरकान पार्लियामेंट की सैलरी हो गई है ऑलमोस्ट मोर देन 5 लाख, लेकिन आपने मिनिमम वेज 37,000 पे ही मेंटेन रखा है। आपको पता है कि गरीब आदमी जो मिनिमम वेज वाला है वो कैसे सर्वाइव करता है, उसका मिनिमम वेज क्यों नहीं रिवाइज किया गया, जबकि होना तो ये चाहिए था कि जो 1 जुलाई 2025 से मिलिट्री जो एम्प्लॉयज हैं उनको कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम में इंक्लूड किया जाना था, उनको भी नहीं किया जा रहा। जहाँ पे सर मेयर्स लिए जाने थे वो आपने नहीं लिए, लेकिन जो मेयर्स लिए जाने थे वो नहीं लिए, जो नहीं लिए जाने थे वो ले लिए हैं। सेकंड मुझे ये बता दीजिए, आपका जो टारगेट है 14,131 अरब रुपए का, इंटरनल असेसमेंट ये है कि करंट फिस्कल ईयर में आप 11,800 11,900 तक पहुंच रहे हैं। इट्स मीन कि आपको नेक्स्ट फिस्कल ईयर में 2.2 बिलियन तक का एक्सटर्नल एडिशनल जो है वो रेवेन्यू कलेक्ट करना है। आपकी ग्रोथ और इन्फ्लेशन का अगर जो कैलकुलेशन निकाली जाए तो ऑलमोस्ट कोई 1.5 1.6 ट्रिलियन का आता है। एडिशनल जो 600 अराउंड 700 का जो मेयर्स हैं वो क्या हैं, और आप कितने श्योर हैं जब तमाम इंटरनेशनल जो अदारे हैं वो ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट फिस्कल ईयर में आपकी जो GDP ग्रोथ है वो मोर देन 3.5% नहीं होगी। आप कैसे समझते हैं कि आपका जो ये नेक्स्ट फिस्कल ईयर का टारगेट है ये कितना रियलिस्टिक है, या फिर नेक्स्ट फिस्कल ईयर में भी आप करंट फिस्कल ईयर की तरह 1.2 1.3 के मुदस्सर सवाल मुकम्मल हो गया। अब जरा सुन ले, लेट मी आंसर द सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट, और उसके बाद चेयरमैन FBR इस पे बात करेंगे। मैं दोबारा गुजारिश करता हूं कि अगर आप यहाँ मौजूद होते तो हमें ये रिपीट ना करना पड़ता, लेकिन आई एम ग्लैड दैट यू आर हियर एंड यू हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि पिछले साल जब हम इस वक्त यहाँ बैठे थे हमने बड़ी कोशिश की मालियाती इदारों के साथ ये कहने की कि हम इन्फोर्समेंट की तरफ जा रहे हैं और एडिशनल मेजर्स उतने नहीं लगाने चाहिए जितने की बात हो रही थी। नहीं माने हमारी बात, उन्होंने कहा करके दिखाएं, तो इस साल करके दिखाया है, करके दिखाया है। 400 बिलियन से ज़्यादा इन्फोर्समेंट करके दिखाई है। इसी वजह से नेक्स्ट ईयर में 389 बिलियन जो वो माने हैं, अगर ना मानते तो हमें एडिशनल मेजर्स लगाने पड़ते। जो आप कह रहे हैं ना कुछ लगाए हैं, जो लगाने चाहिए थे वो नहीं लगाए हैं, जो लगाने थे वो नहीं वो लग गए हैं। ये 389 बिलियन के हमें मेजर्स लाने पड़ते। वो इस वजह से है कि वी नाउ हैव द क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट इंटरनली एंड एक्सटर्नली दैट वी कैन डू द इन्फोर्समेंट। आपके आने से पहले मैंने ये जिक्र किया था कि मैं अपने जो पार्लिमानी दोस्त और बहनें हैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि जो हम लेजिस्लेशन लेकर जा रहे हैं वो इनेबलिंग लेजिस्लेशन है, उसमें आप हमारी मदद कीजिए, बिकॉज उसी के बेसिस पे हम ये फर्दर इन्फोर्समेंट कर पाएंगे। अगर आपने नहीं किए तो फिर ये जान लीजिए कि हमें एडिशनल 400-500 बिलियन के टैक्सेस लगाने पड़ेंगे। दैट्स द ट्रेड ऑफ विच इज इन्वॉल्व। तो जो आप अभी बात कर रहे हैं ये 2 ट्रिलियन का जो डेल्टा है उसमें ऑटोनमस ग्रोथ की बात है, उसमें ये है जो जिक्र है अराउंड हाउ वी आर गोइंग टू डू फर्दर इन्फोर्समेंट, जो हमने करके दिखाई है। एंड द लास्ट थिंग इज एडिशनल 312 बिलियन रुपीज ऑफ एडिशनल मेजर्स इन दिस डेल्टा। तो ये सर आपका जवाब है। हाँ, मिनिमम वेज जो है जी, देखिए इसको हमने इस लिहाज से आगे देखना है कि अगेन लिंकिंग इट विद इन्फ्लेशन, लिंकिंग इट विद एवरीथिंग एल्स दैट्स देयर, तो हमें ऑलरेडी जो हमारे इंडस्ट्री है उनका एक बहुत बड़ा एक सवाल है कि फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल सेक्टर।
जो बात करते हैं ना, हमने इंडस्ट्री को कैसे कंपेटिटिव बनाना है और कैसे हमने इसको आगे लेके जाना है, मेरी आपसे दरख्वास्त होगी ज़रा थोड़ा सा इंडस्ट्री एसोसिएशंस में जाकर ज़रा ये बात करें एंड जस्ट गेट देयर फीडबैक ऑन द मिनिमम वेज कि इस वक्त वो कहाँ हैं जी। तो वो उस पे है। तो आई थिंक एट दिस पॉइंट इन टाइम वेयर वी आर, इट्स अ गुड प्लेस जी। जी मैं ये चाहता हूँ जी, जिन दोस्तों से पहले बात नहीं हो पाई उनसे हम बात कर लें जी। जो मुलाजिम होता है, चाहे छोटा मुलाजिम या बड़ा मुलाजिम होता है, पैसे कमाने के लिए आता है, उसकी जॉब होती है, सोर्स ऑफ इनकम होता है। जो सेनेटर्स होते हैं या चेयरमैन सेनेट है या स्पीकर असेंबली है, वो सारे जॉब के लिए नहीं आते, वो तो स्टेटस एंजॉय करने के लिए आते हैं। तो इसकी क्या वजह है कि आपने देखिए, मैं तो इस पे पहले एक जिक्र कर चुका हूँ आपको। दूसरा सवाल ये है कि जो सोलर पे आपने 18% जो टैक्स लगाया है, या एक आम आदमी जो अपने घर का सामान बेचकर खरीद रहा है, उसको आपने टैक्स दिया है, इससे कितना टैक्स आपको मिलेगा और कितना नेशनल है इसका? ठीक, तो ये सोलर पे जी आप मैं अगर चेयरमैन FBR को कहूँ कि ये थोड़ा सा इस पे मेंशन कर दें जी। जी सोलर पे है, यानी 18% एक्स्ट्रा लेना शुरू कर दिया। तो पहले क्या रेट था फी प्लेट? तो ये तो 18% ना हुआ, ये ज्यादा हो गया। उनको साहब सही नहीं लगा। अच्छा चले मैं बताता हूँ, सब्र करें ना। सवाल आ गया आपका ना, एक तो प्राइस कंट्रोल से मुतल्लिक है और एक बिल से मुतल्लिक है। पहले बिल वाला कर लें, आप इजाजत दें तो पहले बिल वाला कर लें। अच्छा चले यार, देखिए बात यह है कि दो इश्यूज हैं। पहली बात यह है कि सोलर ना दो तरह पाकिस्तान में आता है, एक वो जो मोर असम्बल्ड फार्म में आता है और एक लेस असम्बल्ड फार्म में आता है। जो पार्ट पाकिस्तान में वैल्यू ऐड होता था उसके ऊपर तो ऑलरेडी 16-18% GST था, लेकिन जब वो असम्बल्ड फार्म में बाहर से आता था तो उसके ऊपर नहीं था। तो बेसिकली जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग थी वो डिसएडवांटेज पे थी। आपको अगर ये पॉइंट रजिस्टर हो जाए, ना सिर्फ करंट लोकल मैन्युफैक्चरिंग डिसएडवांटेज में थी, बल्कि हमने फ्यूचर के लिए लोकल मैन्युफैक्चरिंग का रास्ता बंद कर दिया हुआ था। तो आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि ये पॉसिबल है कि हम लोकल वाले को भी सेल्स टैक्स से इस्तिस्ना दे देते। तो हमारी जो वैट रिजीम है और जो हमारा फंड का प्रोग्राम है उसमें मजीद इस्तिस्ना का सफ़र नहीं है, एग्जेम्पशंस ख़त्म करने का सफ़र है। तो हमारे पास ये ऑप्शन तो नहीं थी कि हम मजीद इस्तिस्ना क्रिएट करते, हमारे पास ये ऑप्शन थी कि इस्तिस्ना को कम करते या ख़त्म करते और लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करते। एक पार्ट ये है। दूसरा पार्ट, टेक्नोलॉजी जब नई आती है, किसी ज़माने में आपको याद है कि जब ये बिजली के सोलर के प्लांट लगते थे तो 16 सेंट पर यूनिट, 18 सेंट पर यूनिट। अब ये टेक्नोलॉजी बहुत चीप हो गई है, को 2-2.5 सेंट पे। तो जो टैक्स इंसेंटिव एसेंशियली होते हैं वो टेक्नोलॉजी अडॉप्शन कर्व अगर आप देखें, जो जे शेप होती है, उसके शुरू में होते हैं इंपॉर्टेंट। जब वो अडॉप्शन कर्व एक खास पॉइंट से आगे चली जाती है तो इस तरह के इंसेंटिव्स की जरूरत नहीं होती। करंटली तो ये 1.5 से पौने 2 साल इसका पे बैक पीरियड है, आपको पता है। इसीलिए लोग, इवन जो छोटे मोटे, जो लोग पहले छोटा मोटा और बिजनेस करते थे उसकी बजाय उन्होंने घर पे सोलर लगाना शुरू कर दिया है। तो ये अच्छी बात है, सोलर लगना चाहिए, लेकिन पे बैक पीरियड का 1.5 साल होना जरूरी नहीं। इस पूरी चेंज से अगर वो 18 महीने था तो 20 महीने हो जाएगा पे बैक पीरियड, इससे ज़्यादा नहीं है। ये मार्जिनल चेंज है। और जनरल सेल्स टैक्स का जो स्टैंडर्डाइज प्रिंसिपल है उसकी तरफ हम मूव कर रहे हैं। हम अनॉमलीज खत्म कर रहे हैं, डिस्टॉर्शंस खत्म कर रहे हैं, एक्सेप्शंस खत्म कर रहे हैं। तो ये उस वजह से जी अभी बहुत थोड़ा है, क्योंकि उस पे ऊपर डिसएडवांटेज हमने क्रिएट किया हुआ है। बन रहे हैं, संभल हो रहे हैं, लेकिन बहुत थोड़े बन रहे हैं। लेकिन 18% के डिसएडवांटेज के ऊपर कितने बनेंगे? आपने पहले एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करनी होती है, देन दैट फिनोमेनन हैपेंस। तो वो एनेबलिंग एनवायरनमेंट आ गई है। अब आगे देखिए कि उसमें कैसे प्राइवेट सेक्टर इंटरेक्ट करता है। देखिए, ये तो एक जनरल सवाल है जो
मेरे भाई सारी कमोडिटीज़ और सारी जो चीज़ें हैं इसमें दो मैकेनिज़्म हैं। एक तो ईसीसी में हम सारी जो कमोडिटीज़ हैं उनको रेगुलरली मॉनिटर कर रहे हैं। वो दाल से भी मुतासर होते हैं, वो चीनी से भी मुतासर होते हैं, वो और चीज़ों से तेल से भी मुतासर होते हैं, वो सिर्फ सोलर पैनल से मुतासर नहीं होते। दूसरी है नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी जो एहसन इकबाल साहब के तहत है। दोनों में हम इसको मॉनिटर करेंगे। दिस इज़ बैक टू इन्फोर्समेंट। अगर कोई ऐसी चीज़ हो रही है तो हमें ज़रूर बताएं। ये एक ऐसा इस अनफॉर्चुनेट कि रमज़ान आता है और किस किस्म का आर्बिट्राज शुरू हो जाता है। तो अब हाँ, मैं अब इसके बारे में बात नहीं करना चाहूँगा जी, लेकिन हम इसको मॉनिटर करेंगे जी। आप बताइए जी। हम साथी से वसूल करेंगे, तो ये थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म बताइएगा कि ये वही लोग जिन्होंने बिल दिए हुए हैं वो दोबारा जो पैसे सर वो पावर डिवीजन वाला मामला। देखिए फिर मैं आपकी पहले बात हो चुकी है। दिस इज़ रिलेटेड टू 1.3 ट्रिलियन रुपीज़ जो बैंकों से लिया जा रहा है, जिसके थ्रू ये गर्दिशी कर्जा ख़त्म होगा। उसमें एक इनेबलिंग प्रोविज़न है। जब भी आप पावर मिनिस्टर से बैठेंगे आप उनसे ज़रूर बात कीजिएगा। इसमें कुछ एडिशनल इजाफा नहीं होने जा रहा है। सवाल ये है कि पूरे बजट में जो हमारा यूथ है 60% ऑफ द पॉपुलेशन, उसके लिए कोई इंसेंटिव होगा, कोई है तो 1, 2, 3 यूथ का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 द गवर्नमेंट हैज़ टू प्रोवाइड इनेबलिंग एनवायरनमेंट टू द यूथ। मैंने कल बात की है कि जो आपके फ्रीलांसर्स हैं $400 मिलियन उन्होंने कमाया है, राइट। तो इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम उनको एजुकेशन दें। आज जो वो $8 से $10 पे अपनी कोडिंग कर रहे हैं, अल्लाह करे और इस तरह की ग्रांट्स आएँ जिस तरह लम्स में आई है अराउंड द वेब 3.0 ब्लॉकचेन की जो $15 मिलियन की ग्रांट दी गई है। माशाल्लाह बड़े पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर हैं अमेरिका में जिन्होंने ये ग्रांट दी है। इनको हम एजुकेशन दें और इनको भी ब्रिंग देम अप द कर्व ताकि दे कैन गेट ऑन टू $80 to $100 पर आवर टाइप ऑफ रेंज। ये हमें उनके लिए करने के लिए ज़रूरत है। हमारे जो बच्चे और बच्चियां हैं, ये ना आप बात करें कि हम 1 करोड़ नौकरियां दे देंगे, 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे। प्राइवेट सेक्टर हैज़ टू लीड दिस कंट्री, सो वी हैव टू प्रोवाइड दैट इनेबलिंग एनवायरनमेंट। तो ये हमें करने की ज़रूरत है जी, और उसमें हम बड़ी भरपूर कोशिश करेंगे। यार आपका नाम खलीक क्या नहीं है? अभी इन्होंने खलीक कानी का है, अगर है तो आप पूछ लें जनाब साहब प्लीज। ये लिस्ट कहाँ से बन के आती है कि प्लान हमेशा अक्सर होता है, नंबर 1। सेकेंडली सर, मैं सेक्रेटरी साहब बात कर रहे थे अभी फिस्कल डिसिप्लिन की, और उनकी जो वो बात कर रहे थे फिस्कल डिसिप्लिन के साथ जो हमारे एक्सपेंडिचर ये 4 बड़े हैं जो आपने बताया। उसमें से सिवाय जो ब्लड सर्विसिंग की कास्ट है वो कम हुई है, उसकी वो नजर आती है। उसके बाद दूसरा बड़ा जो डिफेंस में इंक्रीज है, जो सब्सिडीज है वो उधर ही है, कमी कोई नहीं है। इस तरह जो सिविल अपना रनिंग ऑफ सिविल प्रॉपर्टी की बात करें, पिछले साल से तकरीबन 90 या 100 बिलियन की इंक्रीज है। 5% की इन्फ्लेशन के आपकी जो इन्फ्लेशन है उसके ऊपर तो ये इतनी ज़्यादा भी नहीं, तो 17-18% की इंक्रीज है। अच्छा, उसके साथ साथ आपने किया ये कि जो पब्लिक आपने कहा कि एमएलएस की जीरो की हमने सैलरीज की हमने ये पिछले 9 साल से फ्रीज थी, फाइन। आपने उनका जो डीएसटीपी का शेयर है एपीसीसी में जो अप्रूव हुआ 50 बिलियन रुपीज, जो उनको स्कीम्स आपको भी पता है वो मिसयूज है, वो ज़ाया होता है, वो करप्शन में जाता है, वो इस्तेमाल नहीं होता। उसके बावजूद आपने अनाउंस एपीसीसी में अप्रूव किया 50 बिलियन, बजट में उसको 70 बिलियन कर दिया। ये 70 बिलियन कैसे हुआ, कहाँ हुआ? जी खलीक साहब, मैं पहले सर इसके साथ रिलेटेड है। अच्छा, बेशक नोट करना, मुझे बार-बार मौका नहीं मिलता, मैं नहीं आपकी दिन से बात कर रहा हूं। अच्छा, मैं बिल्कुल आखिरी बताइए। ये बताएं कि इन सारी मेजर्स के साथ क्या ये आईएमएफ से क्लियर्ड है? अब इसके ऊपर मजीद में एडिशनल चीजें नहीं होंगी या आईएमएफ के साथ अभी ये आज जो बजट पेश हुआ, जब आज से 10 दिन बाद पास होगा, उस पर डिफरेंट बजेगा? जी फेयर नाफ जी। पहली बात तो खलीक साहब, मैं आपको क्योंकि आपने डॉन से शुरू किया, मैं फिर उसके बाद आई हैंड इट ओवर टू फाइनेंस सेक्रेटरी साहब। मैं बहुत मशकूर हूँ कि जो डॉन ग्रुप ने
जो क्लाइमेट चेंज पे जो इनिशिएटिव लिया है, बहुत मैं उसका मशकूर हूँ, बिकॉज आई हैव केप्ट ऑन सेइंग दिस इज़ एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू पाकिस्तान। जो ब्रीथ पाकिस्तान के थ्रू आपने इसको आप आगे लेकर चले हैं, आई हैव टू कमेंड यू, योर इंस्टीट्यूशन और आपके जो स्पॉन्सर्स हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बिकॉज इसको उजागर करने में और इसकी जो इम्पोर्टेंस है कि क्योंकि ये देखें क्लाइमेट चेंज अब वो बात नहीं रही कि 22 के फ्लड्स आ गए खुदा ना खास्ता। अब तो जो हम इस्लामाबाद में रहते हैं तो हर हफ्ते जो झक्कड़ चलते हैं और जो ओले गिरते हैं, ये दिस इज़ नेवर हैपेंड बिफोर। दिस इज वी आर लिविंग क्लाइमेट चेंज डे इन एंड डे आउट। तो मैं पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपके इंस्टीट्यूशन का फॉर लीडिंग द चार्ज अंडर ब्रीथ पाकिस्तान। दूसरा जी, आप अगर आप इसका जिक्र करें। थैंक यू कियानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जो है आपने एक्सपेंडिचर्स की बात की, सो इंटरेस्ट पेमेंट में आपने बिल्कुल ठीक बताया कि कोई हमारा 8.3% की रिडक्शन है। उसके अलावा अगर आप रनिंग ऑफ सिविल गवर्नमेंट देखें तो उसमें 10.3% का इंक्रीज़ है। इसमें ऑफ कोर्स 6% वो जो हम ओरिजिनल जो प्रपोजल कैबिनेट में लेके गए थे सैलरी इंक्रीज का, वो है। और साथ जो नॉन, आपको पता है रनिंग ऑफ सिविल गवर्नमेंट में नॉन ERE भी होता है, ERE के अलावा। सो नॉन ERE में जो इन्फ्लेशन इंक्रीज़ है अगले साल की जो प्रोजेक्टेड है 7.5%, उसका इंक्रीज़ है। उसके अलावा कुछ हमने एलोकेशन रखी है नॉन ERE साइड पे, जैसे सिविलियन आर्म फोर्सेस हमारी, आपको पता है FCs ख़ास तौर पे जो बलूचिस्तान और KP में जो अगेंस्ट टेररिज्म जो फाइट चल रही है, हमने उनके लिए ज़रा रिलेटिवली इतनी एलोकेशन रखी है कि उसमें उनको हम हेल्प कर सकें। और सेकेंडली FBR की कुछ जो इनिशिएटिव्स हैं अपग्रेडेशन के हवाले से, उसके लिए इसमें कुछ एलोकेशन है। जो आपने बात की कि इंटरेस्ट के अलावा कहीं और रिडक्शन नहीं हुई, ये मैं आपसे रिस्पेक्टफुली अर्ज़ करूँगा कि ऐसी बात नहीं है। सब्सिडीज़ का अगर आप देखें फिगर, तो हमारा जो सब्सिडीज़ का बी था इस आउटगोइंग फाइनेंशियल ईयर का, वो 1.363 ट्रिलियन था, एंड वी हैव बजटेड नेक्स्ट ईयर एट 1.186 ट्रिलियन। सो यू नो उसमें सब्सटेंशियल आप कहें कि आपका डिक्रीज़ है। आप इसके अलावा बाकी एक्सपेंडिचर्स देखें, इस पर पहले भी फाइनेंस मिनिस्टर ने भी बात की है। ओवरऑल अगर आप PSDP को भी इसमें शामिल कर लें तो आपका जो टोटल फेडरल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, इट हैज़ इंक्रीज जस्ट बाय 2%। अच्छा, मैं आपको रनिंग ऑफ सिविल गवर्नमेंट के पिछले सालों के भी एक्सपेंडिचर बता दूं। आपको 2021-22 से जब हम 22-23 में गए, हमारा कोई 15.9% का इंक्रीज था। उसके बाद अगले साल 13.6% का इंक्रीज, 23.6% का इंक्रीज था, 23.6%। सो राइट साइजिंग का फ्यूचर जो आपकी जो सेविंग्स हैं उस तरह है कि आपकी जो वेकेंट पोस्ट थी, जिनको हम बजट नहीं करते, लेकिन वेकेंट पोस्ट अगर है तो यू नो देयर इज ऑल लाइकलीहुड कि वो वेकेंट पोस्ट फिल हो जाएगी और उसका आपको फिर इम्पैक्ट आएगा, फाइनेंशियल इम्पैक्ट आएगा। सो वो उसका आपकी अगले सालों में एक तरह से फ्यूचर सेविंग है जो आपने राइट साइजिंग के ज़रिए से जो वेकेंट पोस्ट को अबॉलिश कराया है। सो आई थिंक इससे ज़्यादा, मैंने पहले भी बात की थी, ऑनेस्टली इससे ज़्यादा आप एक्सपेंडिचर कर्टेलमेंट कर नहीं सकते इन हालात में। सो आई थिंक द बेस्ट दैट वी कुड डू। जी, IMF के साथ तो देखिए हमारा ऑनगोइंग डिस्कशन, ये जो बजट के नंबर्स हैं, दीज नंबर्स आर लॉक्ड विद IMF। जनाब आपने सवाल परसों पूछ लिया था, आपको रिक्वेस्ट करना करे बात करने बात। सर, एक तो मैं ये 10 वर्षा आज करूंगा कि मेमन साहब को स्पोक्स पर्सन FBR का बताया हुआ है, आपने भी फाइनेंस मिनिस्ट्री का स्पोक्समैन वो किस लिए लगाया कि मीडिया को कोई अगर क्वेरी है तो उनका जवाब दे दे। इनके मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप खुलवाएं, इनको सैकड़ों मैसेज गए हुए हैं, ये जवाब नहीं देते। अच्छा, ऊपर से आपने टैक्स ब्रीफिंग जो है वो मतलब पोस्टपोन कर दी। तो जो बीट रिपोर्टर्स हैं जो 20 साल 25 साल से बता पाए ने कहा सारों ने, तो वो मिस रिपोर्ट करेंगे ना आपकी जो टैक्सेशन है, जो आप रेवेन्यू में उठाने जा रहे हैं। तो
एक तो ये रिक्वेस्ट है कि वो जवाब दे करें, कोई उनका रिस्पॉन्ड कर दे ताकि हम गलत वो चीज़ें ना चलें। दूसरा सर ये अर्ज है चेयरमैन साहब, ये मुझे जो आपकी 14,131 बिलियन की जो टारगेट है टैक्सेशन का नेक्स्ट ईयर का, उसमें जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है वो पोर्शन दूसरा सर जो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ हैं, ये पॉइंट इम्पोर्टेड गाड़ियाँ जो हैं उन पर जो टैक्सेशन या ड्यूटी रिडक्शन या इंक्रीज करने का फाइनेंस बिल में कहाँ से करें, वो उसमें कोई बता रहा। तीसरा ये है सर कि जो परफ्यूम ये बहुत रिलेटेड है, डोंट इंटरप्ट मी। ये भी सवाल गिना जाएगा, ये जो अभी आपने कहा। करें करें आप बात करें। 3 हो गए, आप चौथा बताएं। कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम, कॉफीज, इनको जो थर्ड शेड्यूल में शामिल किया गया है, इम्पोर्टेड जो आइटम है, तो इसका बता दें कि इन पर क्या टैक्स इम्पैक्ट है। थैंक यू। बताएं। आपने नोट किए चारों सवाल? अच्छा, मैं जो याद है सर उनका जवाब देते हैं। जी नजीब साहब, ये पहले थर्ड स्केड्यूल का जवाब दे दो। तो ये काफी को शामिल किया गया। इसको देखें। नहीं, पहले उनका सवाल हामिद साहब, मैं एक मिनट मैं सिर्फ ये कहूँगा, क्योंकि कुछ हमारे दोस्त और साथी बाहर थे, इसको आप 10 मिनट के लिए एक्सटेंड कर दीजिए ताकि हम सबकी आराम से बात सुनें। जी जी सर, सबको बारी-बारी दे रहा हूं। मिलेगा जी, बिल्कुल। लेकिन मेरी दरख्वास्त ये होगी कि एक एक सवाल कर लें ताकि सबको मौका मिल जाए। जी, ये बड़ा अच्छा इन्होंने बात की है। छोटा जवाब दीजिएगा, हाँ, मुख्तसर जवाब दीजिएगा। बड़ी अच्छी बात की है। कॉस्मेटिक्स और काफी जो आपने शामिल किया है, पहले वो बता दें। 4 इम्पोर्टेड आइटम्स थे, वो हमने शामिल किए हैं थर्ड शेड्यूल में, और उसका सिर्फ वजह ये थी कि अंडर वैल्यूएशन होती थी कस्टम्स के स्टेज पे, वहाँ पे प्रॉपर वैल्यूएशन का जो इम्पोर्टर थे वो डिक्लेयर नहीं करते थे। तो थर्ड शेड्यूल में ये हमें एक अवेलेबिलिटी है एज अ डिज़ाइन ऑफ टैक्स के, वो जब स्टोर पे सेल होगा तो रिटेल प्राइस के ऊपर हमने उसको लाना था। नहीं, इसका ताल्लुक टैक्स से नहीं है। मैं बताता हूँ आपको। देखिए, थर्ड स्केड्यूल में हम क्यों लेके आते हैं, आपको सेल्फ डिक्लेरेशन है ना कि आपने काफी इंपोर्टर ने इंपोर्ट की तो उसे डिक्लेयर कर दी उसकी वैल्यू, लेकिन वो मार्केट में अगर उससे 400 गुना पे बिक रही है तो उस इंफॉर्मेशन को किसी जगह उसकी डिक्लेयर्ड वैल्यू के साथ रिलेशनशिप होना चाहिए ना। तो दिस स्केड्यूल enables us to relate the retail market जो ओपन मार्केट में अवेलेबल है with what he is declaring at the ports. It's not a taxation measure, it's only a correction measure. आप यार ले आइए प्लीज बात करें सर। डी साहब प्लीज गो अहेड। यार एक सेकंड प्लीज। 10% इंक्रीज का कितना फाइनेंशियल इम्पैक्ट है? दूसरा जो ब्रिटिश के लिए एक अलाउंस दिया गया वो कितना परसेंट है, उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट कितना? ये बता दें। लास्ट ईयर आपने अनाउंस किया था एक पेंशन स्कीम सिविलियन दिया गया, वो कितना परसेंट है, उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट कितना है? ये बता दें। लास्ट ईयर आपने अनाउंस किया था एक पेंशन स्कीम सिविलियन के लिए अनाउंस की थी, आपने अनाउंसमेंट में अगर आपको तकरीर याद हो, आपने कहा कि मिलिट्री के लिए 1 साल की एग्जम्पशन दे रहे हैं इस साल से, अब मज़ीद उसको कितनी एग्जम्पशन दी गई है? दूसरा सर, आपने बहुत सारी, चेयरमैन साहब ने कहा कि फ़ंड के साथ हैं, हम एग्जम्पशन हम विड्रा कर लिए हैं सारी। 111 इदारों को आपने एग्जम्पशन दी है इस बजट में नेक्स्ट ईयर, और उसमें इतने बड़े बड़े इदारे हैं कि ज़ेबेस्ट है, शिफा हॉस्पिटल है जो सबसे महंगे हॉस्पिटल्स हैं, और ज़ियाउद्दीन है आपको पता है, और मैं अगर लिस्ट गिनना, फौजी फाउंडेशन के सारे इदारे हैं। तो उसकी वजह क्या है? आप पॉलिटिकल प्रेशर में आए हैं, इतने सारे इदारों को अवाम से तो आपने एग्जम्पशन ख़त्म कर दी, और लेकिन ये बार कौंसल भी हैं सारी, अभी बता रहे हैं ये। तो ये एक बता दें। दूसरा सर, आपने सर वो सवाल नहीं आएंगे। 6,500 अरब रुपए आपने टैक्स लेके कंजम्पशन आपने खर्चे पूरे करने हैं। आपने बिजली की कीमत इस वक्त जो है रेट उसका, उसके बावजूद आप पावर डिवीज़न की जो ख़राब परफॉर्मेंस है उनको हज़ार अरब रुपया फिर आप देने जा रहे हैं, हालांकि आप सारी सब्सिडी विड्रा कर चुके हैं। आई थिंक ये, क्योंकि ये दूसरा तीसरा तो मुझे अब याद नहीं रहा, लेकिन देखें ये जो अभी नहीं आप कोई ऐसी बात नहीं है, मुझे आप फिक्र ना करें, लेकिन ये जो अभी सब्सिडी की रिडक्शन की बात जिक्र कर देंगे। देखिए, ये पिछले साल पावर साइड पे जो रिकवरीज़ हैं उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि वो बेहतर हुई हैं।
the transmission losses still need to move in the right direction. तो ये मैं एक ऐसी बात कर रहा हूँ जो मुसलमा है, आप उसको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ पावर मिनिस्ट्री के साथ भी इसमें डील कर सकते हैं. कोई वजह है ना कि वो सब्सिडी नीचे गई है, कोई वजह है कि अगर वहाँ अगर इम्प्रूवमेंट ना आती तो फिर ये सब्सिडी की जो इन्होंने रिडक्शन की बात की है तो हमें फिर कम से कम उस लेवल पे रखनी पड़ती अगर उसमें कोई इजाफा ना अगर इजाफा हो रहा होता. तो ये उसका जवाब है. आई थिंक ये जो इन्होंने बात की है जी कुछ इदारों को जो हमने एग्जाम किया है वो किस बेसिस पे किया है. यार देखिए बात है, दुनिया भर में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जब प्रॉफिट के लिए बनी नहीं है तो उसूली तौर पर इनकम टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती. हमारे यहाँ आप इस पर बहस कर सकते हैं कि फ़लाँ अदारा जो है वो फॉर प्रॉफिट है या नहीं है, लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट की बड़ी स्ट्रिक्ट कंडीशंस हैं जो मीट करनी पड़ती हैं और तभी आती है. अब उसके दो तरीके हैं. एक तरीका ये कि आप उनका नाम स्केड्यूल में डाल दें और तो वो उनके लिए इजी हो जाता है. अदरवाइज वो अपने कमिश्नर को कोई भी अदारा अप्लाई करके अपनी कंडीशन सेटिस्फाई करके कि मैं नॉट फॉर प्रॉफिट हूँ, उसको ये सहूलत हासिल होती है. और ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं बाकी दुनिया में मिलती है. अलबत्ता हमने एक चेंज की है इस दफ़ा. हमने जो वो टेबल 1 और टेबल 2 था उसको इकट्ठा कर दिया है और आइंदा कोई भी अदारा मुस्तकिल स्क्रूटनी से बाहर नहीं रहेगा. सो उसे पीरियोडिकली इवन जो लिस्ट वो थी जो स्क्रूटनी से टोटली बाहर है, उन्हें पीरियोडिक रिव्यू के वो सब्जेक्ट होंगे. और ये भी हमारी रिफॉर्म का हिस्सा है कि ये नहीं कि आप जब शुरू हुए थे तो आप नॉट फॉर प्रॉफिट थे, आपने स्केड्यूल में नाम डलवा लिया और अब आप हमेशा के लिए जो मर्जी काम करते रहे, कमर्शियल एक्टिविटीज़ करते रहे, आप उससे बाहर रहेंगे. आपको ये साबित करना होगा कि आप कमर्शियल एक्टिविटीज़ इस नेचर की इन्वॉल्व नहीं है जो फॉर प्रॉफिट में किसी तरह उस स्पॉन्सर के लिए रिजल्ट हो रही हो. देखें इसमें बुनियादी जो डिस्टिंक्शन है दुनिया भर में वो नॉट फॉर प्रॉफिट में उन गवर्नेंस स्ट्रक्चर में है कि कहाँ पे स्पॉन्सर जो है उसका रिलेशनशिप गवर्नेंस स्ट्रक्चर के साथ क्या है. तो ये आइंदा के लिए ये रिव्यू हुआ करेगा. हमें और किसी अदारे को उसमें डालने में कोई इतराज़ नहीं, लेकिन हम चाहेंगे कि प्रीवियस जो अदारे डले हुए हैं और जो आइंदा आएंगे वो सब इस स्क्रूटनी से गुजरें. एक्चुअली अगर आप नॉट फॉर प्रॉफिट से जाके पूछेंगे तो वो आपको कहेंगे जी कि हमें गलत टेबल में डाल दिया गया है और हमें जो एक कंसेशन मिली हुई थी उसे ले ली गई है. तो मैं तो उसको एक्चुअली ये डिफेंड कर रहा हूँ कि वो हमने क्यों ली है, रादर देन आपने सनाउल्लाह कियानी साहब आपने ये जो सवाल किया है. ये जी इनका आखिरी सवाल जी, ये जो इसका इम्पैक्ट बता दें जी भाई जब बैठ जाइए ना, भाई करते हैं ना, क्या हो गया देंगे. सेक्रेटरी साहब कहीं नहीं जाते हैं. एक जो आपने पहली बात की कि ये जो 6% से 10% का जो इंक्रीज हुआ है इसका कितना इम्पैक्ट होगा, हम इसकी कैलकुलेशंस कर रहे हैं. बट रफली ये आप कहें कि अभी जो इनिशियल एस्टिमेट्स है 28 से 30 बिलियन का इम्पैक्ट होगा इसका जी एडिशनल. जो आपने दूसरी बात की कि जो आपका जो मिलिट्री पेंशन के हवाले से, इस पे मैं आपको ये बता दूं कि जो हमने पिछले साल से पेंशन रिफॉर्म्स का जो हमने सफ़र शुरू किया है और इट वाज नॉट एन ईजी थिंग टू डू. ख़ास तौर पे ऐसे एक इशू को एडजस्ट करने की कोशिश करना जो कि पेंशन जितना सेंसिटिव हो, लेकिन हमने इसमें जितनी पैरामेट्रिक रिफॉर्म्स अब तक की हैं उसमें सारी ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ इन कंसल्टेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की हैं. कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम जो हम नए एम्प्लॉयज़ के लिए लेके आ रहे हैं, जो हमने सिविलियन एम्प्लॉयज़ पे शुरू भी कर दी है 1 जून 2024 पिछले साल से, और उसके लिए हमने नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी बना दी है. आप इस साल पेंशन फ़ंड में बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है बट वी आर मेकिंग सम एलोकेशन फॉर पेंशन फ़ंड. कंट्रीब्यूटरी पेंशन, आपको पता है मिलिट्री का सर्विस स्ट्रक्चर डिफरेंट है, हमारा डिफरेंट है. वहाँ पे तो लोग 30-35 साल की उम्र में उनके कुछ लोग जो हैं वो रिटायर हो जाते हैं. सो इसलिए इसको आप एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड से इसको आप डील नहीं कर सकते. सो वी आर इन कंसल्टेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और बल्कि ये हम बजट में मसरूफ़ रहे हैं. हमने अगले कोई हफ्ते में दोबारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ बैठते हैं कि कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम किस तरीके से किन टाइमलाइंस के साथ जो है हम उस तरफ भी उसको इंट्रोड्यूस करें. सो दैट्स वेयर थिंग्स आर. चलें जी इनका सवाल ले लें जी. नहीं अभी सना भाई फिर अगली दफा ना उधर आपके डीजी साहब ना इनसे हैंडल नहीं.
ये नाकामियों की एक दास्तान है। इस साल के दौरान POS नाकाम हुआ है, ट्रैक एंड ट्रेस नाकाम हुआ है, रिटेलर्स नाकाम हुए हैं, प्रॉपर्टी की जो तजावीज़ थी वो नाकाम हुई है। इसके बावजूद FBR के अफसरान को इनामात से नवाजा जा रहा है। अब जो टैक्स सवाल पूछिए, सवाल पूछिए, सवाल पूछिए। जो फाइनेंस बिल आया है इसमें टैक्स कवानीन, अब जो टैक्स का फाइनेंस बिल, एक सवाल पूछ रहा हूँ, टैक्स जो फाइनेंस बिल आया है इसमें टैक्स कवानीन तरमीमी बिल जिसे पार्लियामेंट और बिजनेस कम्युनिटी पहले ही मुस्तरद कर चुकी है, उसको आपने फाइनेंस बिल का हिस्सा बना दिया है। अब आप ये इंदिया दे रहे हैं कि अगर ये मंजूर ना हुआ तो फिर हम 400-500 अरब रुपए का एक मिनी बजट लेकर आएंगे। तो ये किस तरह की टैक्स पॉलिसी है? इंटरप्रिटेशन बिल्कुल ठीक है। मैं दोबारा वही बात करूंगा कि अगर ये इनेबलिंग प्रोविजंस हमें नहीं दी गई तो हमें ये एडिशनल टैक्सेस लगाने पड़ेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, हमें मेरा माइक इधर है। देखें ये फाटा पाटा के सिलसिले में आप बात करें तो देखिए ये आप ये तो अप्रिशिएट कीजिए ना कि डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, राइट। पिछले साल मैं एक मिनट सर, एक मिनट ज़रा तशरीफ रखें आप। पिछले साल मैं ये बजट की स्पीच में लेकर जा रहा था व्हेन आई वाज टोल्ड कि ये आप मत करें, बट मैंने कल भी ये बजट की स्पीच में कहा है कि the entire industry is up in arms, whether it's oil, whether it's steel, और it's not about any सूबा। मैं सरहद चेंबर खुद जाके हाजिर हुआ था, वहाँ से ये डिमांड आई कि आप इसको इस साइड पे लेके जाएं। तो इस दफ़ा आई थिंक मैं बड़ा मशकूर हूँ राना सनाउल्लाह साहब का, क्योंकि उनकी सरबराही में ये एक पूरी कमेटी बनाई गई जिसके बेसिस पे ये डिसाइड किया गया कि इसको बतदरीज आगे लेके जाया जाए। तो हम उसको 10% से शुरू कर रहे हैं और अब आपकी भी सपोर्ट है, इंडस्ट्री की भी सपोर्ट है। अब हमने इंशाल्लाह वी हैव टू टेक इट थ्रू द फिनिशिंग लाइन। सर इरशाद अंसारी का सर सवाल उधर चला गया, माइक अभी इकराम होती साहब करेंगे। सर इकराम भाई आ रहे हैं आप काफी देर से। जी आप बताइए, जी आप बताइए। मेरी तनख्वाह बढ़ाई गई है, ये रनिंग बेसिक पे है, इसका एक तो बता दीजिएगा। दूसरा ये कि सर आपने बात की कि जो अरकान पार्लियामेंट है उनकी जो तनख्वाहें हैं वो ठीक है, आपने बढ़ा दी, ड्यू था। लेकिन सर जब छोटे तबके की बात आती है वो रेड टेपिज्म का क्यों शिकार हो जाता है? EOBI की पेंशन जो है वो बढ़ाई गई, अप्रूवल हो गई, फाइनेंस ने भी अप्रूवल दे दी, अभी तक उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ। एक तो उस पर थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा। तीसरा जो क्लियरेंस है वो ये है कि आपने कहा कम अज़ कम उजरत का। सर ना कम अज़ कम उजरत कोई इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी खुशी से देना चाहता है, ना टैक्स देना चाहता है। अगर उनकी विल पे चलना है तो फिर तो टैक्स भी आप छोड़ दें, लेकिन आपने गुर्बत का भी तो उनका भी तो ख्याल रखना है। क्वेश्चन मेरा ये है FBR से सर कि जो आपने इन्फोर्समेंट मेजर लिए हैं ठीक है, ये सारा कुछ अच्छा है, इसको होना चाहिए, लेकिन क्या आप नहीं समझते कि आपके प्राइम मिनिस्टर के खुद चेयरमैन लंगड़ियाल साहब के ये विजन के अगेंस्ट भी है? आज तक आप यही कहते रहे कि हम ह्यूमन इंटरेक्शन और FBR की करप्शन का जो दरवाज़ा है वो हम बंद करना चाह रहे हैं कि लोग ऑटोमेशन की तरफ जाएं। आपने इन लॉज के ज़रिए ऐसे सख्त जो है वो इख्तियारात बहा दे दिए FBR को कि आपने कोई ऐसा भी रखा है कि अगर उन इख्तियारात को कोई मिसयूज़ करे तो उनके लिए क्या होगा? ठीक है, बस आप तशरीफ़ रखें। मैं आपके आखिरी सवाल का ही मैं लंगड़ियाल साहब को कहूँगा कि वहाँ से ये शुरू करें, क्योंकि ये रिटेलर होलसेलर की जो बात होती है तो वो तो यही हो सकता है ना कि वहाँ फ़ौजें भिजवा दें, हम पुलिस भिजवा दें, हम ये भिजवा दें। ये आपको उसका जवाब देंगे कि व्हाट इज़ द इंस्टीट्यूशनल वे ऑफ मेकिंग श्योर कि दिस पर्टिकुलर सेगमेंट कम्स इनटू द नेट, और हम उसमें इन्फोर्समेंट कैसे कर रहे हैं और करने जा रहे हैं, वो ज़रा बताइए जी। देखें, मैं जो पूरी FBR की टैक्स रिजीम है ना, एक्सेप्ट फॉर GDs जो कस्टम्स वाले डिक्लेयर करते हैं, इंपोर्टर्स डिक्लेयर करते हैं, वो सेल्फ असेसमेंट के ऊपर मबनी है कि इंसान खुद जो डिक्लेयर करता है इट इज एक्सेप्टेड अंटिल क्वेश्चनड अदरवाइज। GD जो है उसने अप्रूव होना होता है, जो डिक्लेरेशन है उसने कस्टम अथॉरिटीज अप्रूव करती है। FBR में सिर्फ वो एक चीज रह गई है जिसमें सेल्फ असेसमेंट को ऑटोमेटिकली वहां भी ग्रीन चैनल में एक्सेप्ट कर लिया जाता है, नहीं किया जाता।
अब सेल्फ असेसमेंट का मोड तब चल सकता है जब स्ट्रांग डिटरेंस मौजूद हो। अगर डिटरेंस नहीं है तो आप सेल्फ असेसमेंट मोड को इवेंचुअली डिफीट कर देंगे। तो ये जो दो चीजें इकट्ठी हो रही हैं, एक ये इन्फोर्समेंट के लिए हम डिजिटल इनवाइसिंग की तरफ जा रहे हैं और वो काम शुरू हो गया। इस वक्त कोई 100 बिलियन के करीब जो सेल्स हैं वो ऑलरेडी डिजिटल इनवाइसिंग पे आ गई हैं, जिसका मतलब ये है कि 1-2 महीनों बाद उन्हें सेल्स टैक्स रिटर्न नहीं जमा करानी होगी। उनकी तमाम इनवाइसेस साइमल्टेनियसली FBR सिस्टम से इंटीग्रेटेड होंगी और सेल्स टैक्स रिटर्न खुद जनरेट होगी। तो एक वो वाला पार्ट है। दूसरा, अगर आप आई होप असल में एक दिन गुजरा है तो ला भी ज़रा लंबा था और हमसे एक छोटी सी गलती भी हुई है शहबाज साहब के बकौल, तो वो अगर आप पढ़ें तो कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम भी है इसमें। तो कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम क्या करेगा, आप दो चीज़ों को ट्रैक कर रहे हैं। एक, आप इनवाइसेस को ट्रैक कर रहे हैं एज दे आर जनरेटेड, और उसमें प्रिंसिपल क्या है, नो योर कस्टमर। सो जिसने जिसको बेचा उसने उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी कि मैं ये इनवाइस इसके नाम की जनरेट कर रहा हूं। और दूसरी तरफ जब गुड्स को मूव किया तो ई बिल्टी का, अगर आपने पढ़ा हो तो वो पूरा भी एक निज़ाम बन रहा है। अब मैं आपको बताऊं, ये सफ़र ना कोई 1 साल 6 महीने का सफ़र नहीं है, ये थोड़ा सा मल्टी ईयर सफ़र है, मीडियम टर्म का सफ़र है। लेकिन अगर कोई काम 75 साल में या 70 साल में नहीं हुआ तो उसको जहाँ से भी शुरू करें उसे कहीं ना कहीं से शुरू तो करना पड़ेगा। तीसरा, पेमेंट का सिस्टम है जिसमें आप सिंक्रोनाइजेशन के लिए स्वैप को तरफ हम जा रहे हैं, और वो जब होता है इसके साथ तीनों जब चीज़ें इकट्ठी होती हैं, विद होल्डिंग टैक्सेस या दूसरी रिजीम को जब हम सिंक्रोनाइज उसके साथ करते हैं, तो पेमेंट, गुड्स की मूवमेंट और इनवाइसेस, ये तीनों जब इंटीग्रेट होंगी तो ये निज़ाम तब परफेक्ट होगा। लेकिन क्या हम वो परफेक्शन का इंतजार करेंगे? नहीं करेंगे। हमने ये काम शुरू कर दिया है। सो डिजिटल इनवाइसिंग ऑलरेडी ऑनलाइन आनी शुरू हो गई है। उसके लिए ना सिर्फ प्राल एक इंटीग्रेटर है बल्कि दूसरे इंटीग्रेटर्स भी हैं और उन्होंने काम शुरू कर दिया। आपके इल्म में है वो इंटीग्रेटर्स ऑलरेडी हैं। एक पार्ट ये है। दूसरा पार्ट ये है, लेकिन ये सारा तो मैं ही डिक्लेयर कर रहा हूँ ना कि मैंने क्या इनवाइस इशू की। तो इस सारा ये ट्रस्ट के ऊपर मबनी निज़ाम है, सिर्फ डेटा की इंटीग्रेशन है लेकिन ट्रस्ट के ऊपर मबनी है। अब फर्ज क्या, कोई बंदा इनपुट टैक्स में फ्रॉड करने की कोशिश करता है, तो वो जो आपने कहा पावर्स हम मांग रहे हैं, वो बेसिकली I&I के लिए हम एक लेजिस्लेशन लाए जो बहुत सोच समझ के लाए हैं। उसमें अगर आपने वो सेक्शन पढ़ा हो ना कि अगर कोई गलत करे तो उसके खिलाफ क्या होगा, उसका एक सेक्शन मौजूद है। आप काइंडली उसे पढ़िएगा आज जाके लेजिस्लेशन को, कि वो अफसर जो उसको मिसयूज करेगा उसके खिलाफ ऑटोमेटिक डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स शुरू हो जाएंगी। उसके लिए कोई सेपरेट नोटिस नहीं लेना होगा। तो हमने उसके अंदर इनबिल्ट निज़ाम किया है कि जब हम पावर साथ दे रहे हैं तो साथ अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम भी दे रहे हैं। हो गया। आई थिंक लास्ट टू क्वेश्चन जी, राम होती और फिर आमिर सियाल। आपने काफी लंबा जवाब दे दिया। आप एक ये सवाल सुन लें, ये आपका अपना कागज है लंगड़ियाल साहब, आपकी तरफ आप पूछिए जी, लास्ट टू क्वेश्चन। हाँ जी, थैंक यू। आपके ये अपने कागज में एक बात लिखी है जो खौफनाक है। आपने इसमें लिखा है पोस्ट बजट के कागज में कि आपका जो पब्लिक डेट टू GDP रेशो है 66% है और आपका 2026 का 7.5% इन्फ्लेशन है। इसको अगर देखा जाए तो परसों जो आपने बात की थी कि पाकिस्तान में लोकल इन्वेस्ट नहीं करते तो फॉरेनर क्यों करेगा, लोकल को इस हालत में इन्वेस्टमेंट एक रुकावट है। ये दूसरा ये है कि अगर आपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैक्सेशन फैसिलिटी ना दी तो लोकल भी बंद हो जाएगी। आपका ख्याल है? नहीं जी, देखें, पहली बात तो ये है कि अगर आपने ये डॉक्यूमेंट पढ़ा है और कल मेरी आपने बजट स्पीच सुनी है तो हमने वी हैव एक्चुअली बॉट बैक डेट। हमने एक्चुअली जो सिग्नल दिया है, मैंने उस दिन इकोनॉमिक सर्वे के सिलसिले में भी बात की थी कि हमने मैच्योरिटीज़ बढ़ाई हैं क्योंकि वो बंचिंग जब होती थी तो उस वक्त पीपल थॉट कि गवर्नमेंट इज़ अ डेस्परेट बोरोअर। वो वैसी चीज़ नहीं रही है। और अगर आप देखें कि प्राइवेट सेक्टर का जो क्रेडिट है वो ऊपर गया है, आई थिंक दैट्स द राइट थिंग टू डू। 400 बिलियन से ऊपर गया और भी इंशाल्लाह इसमें अब आगे जाएगा, बिकॉज गवर्नमेंट इज़ नॉट बोरिंग एट द सेम लेवल और एट द सेम रेट। और बाकी ये है जी कि देखें, ये अब हमने जो रजीम को आगे लेके जाना है ना सर, ये हमने लेके जाना है कि इंडस्ट्री हेयर हैज़ टू बी competitive enough टू एक्सपोर्ट। ये इसीलिए जो मैंने पहले टैरिफ की जिक्र किया, आप अगर शायद यहाँ मौजूद नहीं थे,
उसका मकसद ही ये है कि हमने ये प्रोटेक्शनिज्म की जो वॉल है इसको ख़त्म करना है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। एक्सपोर्टर्स के लिए हमने रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट गुड्स को कम करना है ताकि स्पेसिफिक एडवांटेज मिल सके, नॉट ओनली इन टेक्सटाइल्स, एवरी सिंगल इंडस्ट्री which is going to be exporting inshallah going forward. मेहताब साहब लास्ट क्वेश्चन जी, अब बता दीजिए। भाई ये आखिरी सवाल है, मेहताब साहब कर रहे हैं जी, आप करें मेहताब साहब। अगले वाली साल के दौरान 2 बॉन्ड्स की रीपेमेंट है सर। एक तो मुझे ये बताएं कि क्या हम इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट में वापस जा रहे हैं, ठीक, और दूसरा आपने जो स्लैब्स चेंज किए हैं इनकम टैक्स की सर, पहली स्लैब में आपने कितनी रिडक्शन की है जो 6 लाख से 12 लाख तक है? चूंकि वो मेरे ख्याल में कैबिनेट के अंदर डिसीजन हुआ उसका कि आपने सैलरी बढ़ानी है, तो वो सैलरी बढ़ाने के लिए कुछ रिसोर्सेज भी चाहिए। FBR ने क्या प्रपोज किया था और अल्टीमेटली उस पर डिसीजन क्या हुआ है सर? थैंक यू। मेहताब साहब मैं इसका जवाब देता हूँ। पहला जो सवाल है आपका बड़ा मुनासिब सवाल है। आई एम ग्लैड समवन इज टॉकिंग अबाउट द इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स। इंशाल्लाह हमारी जो पहली किस्त अब आनी है यूरो बॉन्ड की पेमेंट की, वो सितंबर इस साल है। वो $500 मिलियन की है। वी आर एब्सोल्युटली प्रिपेयर्ड, रेडी एंड विलिंग टू पे दैट मनी। उसके बाद अगले साल मार्च अप्रैल में है। वी आर रेडी विद रिस्पेक्ट टू, ये सारी हमारा जो एक्सटर्नल फाइनेंस है उसमें बिल्कुल कवर्ड है। टू आंसर योर द सेकेंड पार्ट ऑफ दैट क्वेश्चन, हमारी अभी भी पूरी कोशिश है कि ड्यूरिंग दिस कैलेंडर ईयर वी कैन डू एन इनॉग्रल प्रिंट ऑफ द पैंडा बॉन्ड। तो उस पर हमारी भरपूर कोशिश है कि उसकी जो क्रेडिट इन्हांसमेंट है थ्रू एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड AIB, दैट्स वर्क इन प्रोग्रेस, ताकि इस साल के आखिर से पहले, मैं बार बार ये कहता हूँ कि हमें हुजम नहीं चाहिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डाइवर्सिफिकेशन ट्रेड एज वी मूव फॉरवर्ड। और बाकी जैसे हमारी इंशाल्लाह ताला इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग बढ़ती जाएगी, तो वी डू वांट टू एक्सेस द यूरो एंड द US डॉलर मार्केट, जो मुझे 26 में उसका इम्कान नज़र आता है। सर्टनली नॉट ड्यूरिंग दिस कैलेंडर ईयर, बिकॉज उसके लिए हमें एक सर्टन रेटिंग पे हमें जाना है और हमें कोई गलत बेंचमार्क सेट नहीं करना फॉर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड फॉर द सॉवरेन। दूसरी जो आपने बात की है जी, अब उसमें दिस इज़ समथिंग विच इज़ वर्क इन प्रोग्रेस, बिकॉज मेहताब साहब जो हमने पहले बात की है ना, इन्होंने भी पहले भी ये सवाल पूछा गया कि 6 से 10% में जाना है। अब ये कहीं ना कहीं से तो पैसा लाना है ना, कहीं से तो ये पैसा लाना है, बिकॉज जैसे मैंने जिक्र किया, because every number is locked, so we have to get money from somewhere to provide relief somewhere. It's as simple as that. और ये work in progress है। हम आपको इसमें बिल्कुल जो जी ये 2.5% तो मैंने बजट की स्पीच में कह दिया है, तो लेकिन उसमें मिनिस्टर साहब ने आपको वहां 2.5% कह दिया ना स्लैब जो अब है। मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ जी कि आप सब लोगों को जो परेशानी हुई और जो जिसकी वजह से आपने थोड़ी देर के लिए आप यहाँ मौजूद नहीं थे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिग्रेट कि अगर इस किस्म की कोई चीज़ है। लेकिन देखिए, मैं आपको बड़ी क्लियर बात करता हूँ, ट्रेडिशंस को हमेशा बरकरार रखना चाहिए। लेकिन आपने देखा है पिछले साल के दौरान चेयरमैन FBR खुद आपके सामने पेश होते रहे हैं, मैं आपके सामने पेश होता रहा हूँ। इन टर्म्स ऑफ हैविंग दीज टाइप ऑफ डिस्कशंस, वी विल कंटिन्यू टू एक्सेलरेट दिस। उसकी एक वजह है, एक तो आपके साथ इंटरेक्शन बढ़े, और दूसरा ये है कि ये जो बार बार बात होती है कि जी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का तो कोई सिलसिला ही नहीं है, तो आई थिंक ये हमारे लिए भी हक में है कि हम आपके साथ जितनी ज़्यादा कम्युनिकेशन बढ़ा सकें, ताकि हम अब, और अभी मैं आज सुबह ही चेयरमैन साहब से बात कर रहा था